हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। So finally we are starting with CA final auditing today and I hope all of you are doing well. So मेरा नाम है शुभम केसवानी and as you all know that I am a merit holder not only at CA final level but also at CA intermediate level. मेरी CA intermediate में आई थी ऑल इंडिया रैंक 29 and CA final level पे I secured an ऑल इंडिया रैंक 8. मेन सब्जेक्ट जिसकी वजह से मेरा ये स्कोर इतना अच्छा बन पाया वो था ऑडिटिंग. मतलब इंटर लेवल पे आई सिक्योर्ड 66 मार्क्स एंड फाइनल लेवल पे ऑल्सो आई सिक्योर्ड 71 मार्क्स. सो इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस विद ऑडिटिंग एंड मेरा अब एक ही गोल है कि आपका एक्सपीरियंस जो ऑडिटिंग को लेके है वो भी एकदम बढ़िया बन जाए. सो आज के साथ जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, बढ़िया सी जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट सीए फाइनल रेगुलर बैच को. सो मैं चाहता हूं कि आप भी पूरी एनर्जी के साथ बैठें. आपके पास होना चाहिए क्या क्या, तो मैं बता देता हूं आपके पास क्या क्या होना चाहिए. एक तो होना चाहिए रजिस्टर, आपके पास होना चाहिए एक पेन, एक दो पेन होने चाहिए, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन, जो भी आपको रखने आपके पास होने चाहिए. प्लस एक वाटर बॉटल जरूर होनी चाहिए सो दैट जब भी आपको थोड़ी सी भी ऐसा लगे कि यार नींद आ रही है या फिर आपको लग रहा है यार थर्स्टी फील हो रहा है, सो यू कैन ड्रिंक वाटर. प्लस हम इस क्लास में बहुत एनर्जी लगाने वाले हैं, कई बार कई सारी चीजें बार बार बोलेंगे, अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे. तो बार बार जब आप उनको मेरे साथ रिपीट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको एक वाटर बॉटल की जरूरत तो पड़ेगी ही. सो लेट्स मूव अहेड विद सीए फाइनल ऑडिटिंग. क्या आप सब रेडी हैं? जल्दी सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे फटाफट. आर यू रेडी? शो दैट एनर्जी टू मी एंड वील बिगिन विद द सीए फाइनल ऑडिटिंग सब्जेक्ट. जो बच्चे घर पे बैठ के देख रहे हैं वो भी चिल्ला के बोलो, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि आप रेडी हो सीए फाइनल ऑडिटिंग पढ़ने के लिए. फटाफट सारे बच्चे मुझे बताएंगे. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट. जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए, आर यू रेडी टू स्टडी सीए फाइनल ऑडिटिंग? यस सर, क्या बात है. यस, श्रेया, पूजा, रोहित, सृजन सब रेडी हैं, आप भी रेडी हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सीए फाइनल ऑडिटिंग की, अभी आपने कुछ लिखना नहीं है, जब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा. तो देखो ये बड़ा ही अमेजिंग सब्जेक्ट है. जैसे बाकी सब्जेक्ट्स हैं ये भी सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, ठीक है. एंड द ब्यूटी इज कि ये 100 मार्क्स जो है ना, दिस इज डिवाइडेड. डिवाइडेड कैसे है? 70 मार्क्स एंड 30 मार्क्स. जो 70 मार्क्स हैं दीज विल बी योर रिटर्न पेपर. रिटर्न पेपर का क्या मतलब है? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, इस तरह से रिटर्न पेपर हमारा चलता है. एंड 30 मार्क्स विल बी योर एमसीक्यूज. एमसीक्यूज का क्या मतलब है? एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शन, 4 में से एक सही ऑप्शन. अगर आपने सही ऑप्शन दिया तो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे. एंड दिस इज द गेम चेंजर. यानी ये जो हमने आपको जो प्यारी सी एक बुकलेट दी है सीए फाइनल ऑडिटिंग की, जो कलरफुल आपके पास बुकलेट आई है, आई थिंक सबके पास ये बुकलेट आ गई होगी. एक बार जल्दी से देखो, क्या ये बुकलेट सबके पास आ गई है? सारे बच्चे मुझे फटाफट बताएंगे क्या ये जो कलरफुल बुकलेट है आपके पास पहुंच गई है? जल्दी बताओ. तो इस कलरफुल बुकलेट में जो नोट्स दिए हुए ना, दीज विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग इन द लास्ट 1.5 डेज. एंड इसी में से सारे एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे. तो मैं आपको यही बोल रहा हूं कि दीज विल बी द गेम चेंजर. इन्हीं एमसीक्यू से आपकी गेम चेंज होने वाली है. बिकॉज पॉइंट क्या है ना, 30 मार्क्स का तो हम इसी में से खींच जाएंगे एंड बाकी 70 मार्क्स के लिए हम चीजें अच्छे से समझ भी लेंगे और याद भी कर लेंगे. बिकॉज इंपॉर्टेंट क्या है, हमें ये चीज जानना कि देखो समझ तो सब लेंगे बट याद करना इंपॉर्टेंट है ऑडिटिंग को. तो हम ऑडिट को जितना अच्छे से याद करेंगे उतना ज्यादा हमको रिटेन रहेगा, उतना ही अच्छे से हम एग्जाम में प्रेजेंट भी कर पाएंगे. ठीक है. तो 70 मार्क्स का क्या हो गया? रिटर्न पेपर हो गया सर. उसके बाद 30 मार्क्स का क्या हो गया? एमसीक्यू हो गया, विच इज द गेम चेंजर. ठीक है. आई थिंक इतनी बात अगर सबको क्लियर है, अगर आपको इतनी सी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं क्या है ऑडिटिंग. बिकॉज इंटर लेवल पे आपने एक लेवल पे ऑडिटिंग पढ़ रखा है, अब सीए फाइनल पे अब आप ऑडिटिंग पढ़ने वाले हो, तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ऑडिटिंग है क्या. बट उससे पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी चीजें आज हम क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें आपने घर पे जाके रिवाइज करनी है. बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जो हम आज पढ़ेंगे वो आज रिवाइज करने में बहुत आसानी होगी, वो आज याद करने में बहुत आसानी होगी, बट मे बी कल थोड़ी सी दिक्कत हो सके, परसों थोड़ी सी दिक्कत हो सके. तो वो चीजें आपने साथ साथ रिवाइज करके चलनी है. ठीक है. तो जो नोट्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा बना लेना. अभी तक मैंने आपसे कोई नोट नहीं बनवाया है. जैसे जैसे मैं चीजें बताते जाऊंगा अच्छे से सुनते जाना और करते जाना. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑडिटिंग. तो देखो ऑडिटिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्या लगता है, सबसे पहले कौन सा ऐसे होता है जिसमें हमको बताया जाता है कि ऑडिटिंग क्या होता है? सो दैट इज एसे 200. एसे 200 का नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन
इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो सारे बच्चे अपना बुक में ऐसे 200 खोलेंगे और ऐसे 200 के साथ हम बिगिन करते हैं फटाफट से। सो आई होप सबने ऐसे 200 अपनी बुक में खोल लिया है फटाफट से। हैव यू ओपन ऐसे 200? बताइए मुझे। मैं आप सबकी वेट कर रहा हूं शैतान बच्चों। यस सर, ओपन कर लिया ऐसे 200। तो देखो मेरी बात समझना, अभी जब चीजें याद करनी होंगी या रट्टा लगाना होगा ना, मैं बता दूंगा। अभी चीजों को ना समझने पे फोकस करना, बिकॉज आज की जो क्लास है ना, या मान लो आज की कल की जो भी क्लास होगी, दैट विल डेवलप द बेस फॉर द फ्यूचर क्लासेस। मतलब अभी जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, अभी जो हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उनमें ऐसी कई सारी बातें आएंगी जो हमारी बाकी की क्लासेस में काफी हेल्प करने वाली है हमारी। सो लेट्स डिस्कस, लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग इट। सबसे पहले आता है ऐसे 200। वो क्या कहता है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये बोलता है कि ऑडिटर का जो है ना ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसा ऑडिटर, कैसा ऑडिटर, ये बताओ कैसा ऑडिटर। मैं कहता हूं इंडिपेंडेंट ऑडिटर। यहां देखो, यहां देखो, किसी को कोई बुक यूज करने की अभी जरूरत नहीं है। अभी आप यहां देखो, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ना, आप उस पर फोकस करो, ठीक है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कैसा ऑडिटर? सारे बच्चे मुझे बताओ कैसा ऑडिटर? सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो देखो एक बात तो पता चल गई, हमारा ऑडिटर कैसा हो? सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर हो। ऑडिट करना कैसे है? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर कैसे ऑडिट करेगा? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से करेगा। उस इंडिपेंडेंट ऑडिटर को क्या अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, वो किसने बताया? हमको ऐसे 200 ने। बट अब आप सबका पहला क्वेश्चन, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी क्यों है? तो पहले मुझे बताओ ऑडिटर करता क्या है, हम ऑडिटर को लाते क्यों है? तो सर हम ऑडिटर को इसलिए लाते हैं, पहली बात तो कि जो कंपनी है उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी की मैनेजमेंट, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये सब बनाते हैं। कंपनी में जो पैसा लगा है वो कंपनी के मेंबर्स का लगा है। याद करो अपना सीए इंटर का, कंपनी इज द बॉडी कॉर्पोरेट, राइट। तो जो कंपनी है उसमें मेंबर्स अलग है, जो ओनर्स हैं, और जो कंपनी को चला रहे हैं वो दोनों अलग लोग हैं। तो सिंपल सी बात है, जो इंसान कंपनी को चला रहा है उसको समझाना पड़ता है कंपनी परफॉर्म कैसे कर रही है। कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है वो कैसे बताता है? थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बंदा कंपनी चला रहा है उसने ठीक बनाए हैं कि नहीं बनाए, ये बात जाननी है। पता है किसको? कंपनी के ओनर्स को, कंपनी के मेंबर्स को, जिनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है। अब ये चीज जानने के लिए ना वो अपॉइंट करते हैं एक पर्सन को। वो बोलते हैं ए ऑडिटर, जाओ और कंपनी में चेक करके आ कि ये जो भी लोग हैं हमारी कंपनी चला रहे हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं, कि ये कंपनी की परफॉर्मेंस है, ये कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या ये एकदम ठीक है, क्या ये एकदम लाजवाब है। और फिर वो ऑडिटर चेक करने जाता है। तो अब ऑडिटर कैसा होना चाहिए? क्या ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ होना चाहिए? क्या ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कोई रिलेशन होना चाहिए? द आंसर इज नो। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट। उसका कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो आया ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट ने बनाए हैं। अगर आज मैं उनको ऑलरेडी जानता हूं एज एन ऑडिटर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, मैनेजमेंट कौन है, तो मैं अपना ऑब्जेक्टिव ओपिनियन नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, धीरे धीरे करके वील गेट अकस्टम टू दीज वर्ड्स। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है अनबायस्ड। आप इस वर्ड को लिख भी सकते हो अगर आपको अभी तक इसका मतलब नहीं पता था, राइट इट डाउन। ऑब्जेक्टिव का मतलब है अनबायस्ड, इम्पार्शियल। तो अगर मुझे अपना अनबायस्ड और इम्पार्शियल ओपिनियन मेंटेन करना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरा उनसे कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। क्या ये बात क्लियर है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना क्यों जरूरी है? हाँ सर, ये बात क्लियर है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना जरूरी है। बिकॉज जब हम किसी कंपनी का ऑडिट करने जाते हैं, हम उसका काम इवेल्युएट कर रहे हैं, और अगर हम इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अब आती है बात क्या,
ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। तो अब बात करते हैं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की। तो इसमें लिखा है इन्होंने क्या, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर आर टू। दो ऑब्जेक्टिव है। पहली चीज, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। पहली लाइन को अच्छे से समझते हैं। इन्होंने क्या बोला कि हमको चाहिए रीजनेबल अश्योरेंस। ओ माय गॉड सर, यहां पे एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले सकते? हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ले रहे हैं? देखो, हम सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने आए हैं, ये देखने आए हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बने हैं कि नहीं। इसके रिगार्डिंग हम रीजनेबल अश्योरेंस क्यों ले रहे हैं, हम एब्सोल्यूट अश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे? तो देखो, सिंपल सी बात है, इसका आंसर आता है ऑडिट की नेचर से। ऑडिट में अगर आप जाते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते कैसे हैं? क्लास 11th पे चलते हैं। सबसे पहले पास क्या होती है? जर्नल एंट्रीज। उन जर्नल एंट्रीज के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप होता है? लेजर। लेजर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ट्रायल बैलेंस। एंड ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहां तक जो बना है, एंड प्रोडक्ट, वो स्टार्ट कहां से हुआ था? जर्नल एंट्री से, राइट? तो जो एंड प्रोडक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो जर्नल एंट्री से स्टार्ट हुआ था। तो अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने हैं, तो सबसे पहले मुझे चेक करने पड़ेंगी जर्नल एंट्रीज। अब एक बात बताओ, इतनी सारी बड़ी बड़ी एंटिटीज हैं, उनमें कितनी लाखों करोड़ों जर्नल एंट्रीज पास होती हैं। क्या मैं एक एक जर्नल एंट्री चेक कर पाऊंगा? सारे बच्चे मुझे बताएं फटाफट से। क्या मैं एक एक जर्नल एंट्री चेक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? ये बात आप मुझे बताओ फटाफट से। आई वॉन्ट योर आंसर्स, ठीक है? बिकॉज पॉइंट क्या है ना, हमको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद सारी चीजें मक्खन है। Will I be able to check each and every single journal entry? नो सर ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? आपको पहली बात तो बहुत एफर्ट लगेगा, आपके पास बहुत टाइम जाएगा, एंड टाइम इज मनी। बिकॉज जो काम ऑडिट का कर रहा है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के टाइम की वैल्यू होती है। अगर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जाके हर जर्नल एंट्री को चेक करने लग गया ना, तो ऑडिट का बिल बहुत ज्यादा भारी आ जाएगा। एंड जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कंपनी है, वो ये सब चीजें पे नहीं करना चाहती। वो ये कहती है, देखो सिंपल सी बात है, आप ना ऊपर ऊपर से देख के एक लेवल पे अश्योरेंस ले लो कि भाई सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है। एब्सोल्यूट अश्योरेंस का मौका ही नहीं दे रहे वो आपको। और एक चीज और, क्या आपने इस चीज के बारे में पढ़ा है अभी तक कि मैनेजमेंट कई एरियाज में अपनी जजमेंट बनाता है, कई एरियाज में हमें अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लगते हैं। अब अकाउंटिंग एस्टिमेट का क्या मतलब है? अंदाजा। मैनेजमेंट एक अंदाजा लगा रहा है कि इतना खर्चा होने वाला है, मैनेजमेंट की अंदाजा लगा रहा है कि इतनी इनकम मुझे अर्न होगी, वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कर रहा है। तो जहां पे भी एस्टिमेट आ जाता है, जजमेंट आ जाता है, आप तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे ही नहीं सकते कि ये जजमेंट ठीक है। जजमेंट गलत भी हो सकती है, जजमेंट ठीक भी हो सकती है। तो वहां पे भी आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते। एंड इन्हीं बातों को ना, इन्हीं छोटी छोटी चीजों को हम कहते हैं इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। और मैं आपको एक बार इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग वाली चीज कराई देता हूं। यहां पे आप एक बार देखोगे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, तो ये आपको मिलेगा सेकेंड लास्ट पेज ऑफ ऐसे 200 में। तो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग में इन्होंने सिंपल सी बात ये लिखी है कि जो ऑडिटर है ना, उसको ये 3-4 चीजें फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता, वो रीजनेबल एश्योरेंस ही दे पाता है। पहली बात तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कई सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने पड़ते हैं, मैनेजमेंट को जजमेंट्स बनानी पड़ती हैं। एंड इस वजह से, क्योंकि मैनेजमेंट को जजमेंट्स बनानी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर की भी जजमेंट इन्वॉल्व होती है कि क्या मैनेजमेंट की जजमेंट सही है या गलत। तो इस वजह से ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकता। दूसरी बात, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये क्या कहता है? देयर इज अ पॉसिबिलिटी that the management and others don't provide complete information relevant to the preparation and presentation of financial statement। ये कह रहा है कि ऑडिटर किस पे डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट पे। किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन के लिए। हो सकता है जिस पे आज मैं डिपेंडेंट हूं एज एन ऑडिटर, वो मुझे कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रहा। उसने मुझे बताया ही नहीं कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर एक ट्रांजैक्शन करी थी जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्डेड ही नहीं है। तो ना तो मुझे ट्रांजैक्शन के बारे में पता है और ना मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की रिकॉर्डिंग के बारे में पता है। तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं है चीजें चल क्या रही है, तो मैं एक डिपेंडेंट पर्सन हूं। दूसरी चीज, फ्रॉड में इन्वॉल्व सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम्स टू कंसील इट।
एक चीज हमेशा याद रखना, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। सर वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड मतलब ऑडिटर का काम है कि चीजों को ऑडिटर के नजरिए से देखे, इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से नहीं। मतलब अगर आज मैं ऑडिट करने गया हूं तो मुझे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से जो मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स है वो अपनाने हैं। बट ऐसा नहीं है कि मुझे चीजों में बहुत ज्यादा डिटेल में जाना है, या मुझे बहुत ज्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना एकदम जेम्स बॉन्ड बन के जाना है वहां पे। मुझे एज एन ऑडिटर ही जानना है। तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, मैं ऑडिट कर रहा हूं ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ हो और वो फ्रॉड मैं डिटेक्ट ना कर पाऊं। इस वजह से भी ये एक लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यही बात को वापस दोहराया गया है दैट ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू एन एलिज्ड रॉन्ग डूइंग। ऑडिट इसलिए नहीं कराया जाता कि ओनर्स को लग रहा है कि मैनेजमेंट ने कोई फ्रॉड किया है। ऑडिट इसलिए कराया जाता है बिकॉज ओनर्स को मैनेजमेंट पे वो विश्वास बनाए रखना है कि हमारी मैनेजमेंट ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। तो दोनों चीजों में ना फर्क है। एक होता है कि ओनर्स को अश्योरेंस चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक से बन रहे हैं, एक होता है कि ओनर्स को पता है कि इन लोगों ने फ्रॉड किया है और आप उसमें इन्वेस्टिगेशन करो। पहले वाले केस में जो ऑडिट का केस है, जहां पे आपको अश्योरेंस चाहिए, वहां पे आपका एटीट्यूड अलग होता है। पर जो सेकंड वाला केस है ना, जहां पे फ्रॉड हुआ है, वहां पे फिर आप अपनी टेक्निक्स यूज कर सकते हो फ्रॉड को डिटेक्ट करने की, आप लोगों को इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, एंड दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट केस। ठीक है। एंड हमारे पास कोई भी लीगल पावर नहीं है जैसे इन्वेस्टिगेटर के पास होती है। एंड लास्ट जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। देखो सिंपल सी बात है, ऑडिट के अपने बेनिफिट्स हैं बट अल्टीमेटली इट ऑल्सो हैज अ कॉस्ट। ऑडिटर फ्री में ऑडिट नहीं करता। ऑडिटर की जो टीम आती है वो उसका पूरा जो टाइम चार्ज करती है वो उसका पूरा कॉस्ट रिकवर करता है। एंड अल्टीमेटली अगर मैं सारी ट्रांजैक्शन चेक करने जाऊंगा और सारी एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेने की कोशिश करूंगा तो कहीं ना कहीं वो जो बैलेंस है बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट वो मीट नहीं हो पाएगा। और क्या आपको एक बात पता है, अगर किसी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन के रेडी हो जाते हैं, लिस्टेड एंटिटीज की बात कर रहा हूं, उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना, जैसी उनका क्वार्टर खत्म होता है, जैसी उनका ईयर एंड खत्म होता है ना, अराउंड 50-60 डेज में देने पड़ते हैं। क्या ये चीज आपको पता है? हाँ सर, हमको ये बात पता है कि जो लिस्टेड एंटिटीज है उनके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 60 डेज के अंदर अंदर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करना विद इन 60 डेज का क्या मतलब है? 60 डेज के अंदर ऑडिट खत्म हो जाना चाहिए। यानी पूरे साल का ऑडिट 60 डेज में खत्म करना, तो भाई साहब एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस ही लेनी पड़ेगी। तो टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग एंड बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड ये जो चीज है ना, ये आईसीआई ने पूछी जुलाई 21 एग्जामिनेशन में। आईसीआई ने बोला देखो सिंपल सी बात है, आप कहते हो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है, हम मानते हैं, बट कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग सबसे ज्यादा है? कौन से ऐसे एरियाज हैं? तो देखो सिंपल सी बात, सबसे पहले तो हमने जो डिस्कस किया वो था फ्रॉड। फ्रॉड एक ऐसा एरिया है जहां पे आपको फ्रॉड पकड़ना बहुत मुश्किल है, बिकॉज यू आर एन ऑडिटर, व्हाई नॉट एन इन्वेस्टिगेटर। आप एक ऑडिटर हो, आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, तो फ्रॉड कैसे पकड़ोगे मेरे दोस्त? दूसरी चीज, एक एंटिटी को 100, 150, 200 लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई करना पड़ सकता है। क्या मैं एक एक लॉ और रेगुलेशन की कंप्लायंस चेक करूंगा? हाँ सर करो ना, मैं बताता हूं कैसे चेक करूंगा। पहले तो मुझे एक एक लॉ और रेगुलेशन समझना पड़ेगा जो जो कंपनी पे एप्लीकेबल है। फिर उस लॉ और रेगुलेशन की हर कंप्लायंस को मुझे चेक करना पड़ेगा, बिकॉज कंपनीज एक्ट के अपने अंदर ही बहुत सारी कंप्लायंसेस हैं। मैं सारे लॉज की कंप्लायंस चेक करूंगा तो मेरी तो बैंड ही बच जाएगी। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने माना ये बात को भी। इन्होंने कहा देखो सिंपल सी बात है, अगर लॉ और रेगुलेशन से नॉन कंप्लायंस हुई है, ये भी एक ऐसी चीज है जो ऑडिटर शायद डिटेक्ट ना कर पाए। तो इन्होंने कहा ये भी एक रीजन है जिस वजह से इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग हो सकती है। अगली चीज, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जब भी बात होती है ना फ्रॉड की ऑडिट में, वहां पे हमेशा याद रखना रिलेटेड पार्टी तो आएगी आएगी। हम एक एंटिटी हैं, क्या कोई एंटिटी अकेले फ्रॉड कर सकती है? द आंसर इज नो। एक कंपनी अकेले फ्रॉड नहीं कर सकती, हमेशा किसी के साथ मिलके करेगी। जनरली जिसके साथ वो मिलके करती है ना, वो उसकी रिलेटेड पार्टी होती है। तो रिलेटेड पार्टी यानी वो पार्टी जो या तो मेरे किसी कॉमन कंट्रोल में है। कॉमन कंट्रोल का क्या मतलब है? जो एंटिटी मुझे कंट्रोल करती है वही एंटिटी इसको भी कंट्रोल करती है, और हम दोनों एंटिटीज, मैं और मेरी रिलेटेड पार्टी, उस एंटिटी की कठपुतलियां हैं। वो हम दोनों को यूज करके कोई फ्रॉड कर सकती है। तो मैं कहूंगा सिंपल सी बात है, जहां पे भी आए बात फ्रॉड की, वहां पे रिलेटेड पार्टी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड लास्ट थिंग, गोइंग कंसर्न। एक बात बताओ मुझे,
क्या ऑडिटर ये आश्वासन, कैन द ऑडिटर मेक अ कमिटमेंट दैट जो एंटिटी का वो ऑडिट कर रहा है इट विल कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। सर ये गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? इट विल कंटिन्यू फॉर एवर, ये बिजनेस चलता रहेगा, बूम करता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। क्या कोई ऑडिटर ये गारंटी दे सकता है सिर्फ ऑडिट करके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके? तो आंसर इज नो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके तो बस वो ये बताएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है कि नहीं। उसको कैसे पता कि कंपनी कितनी एफिशिएंटली इफेक्टिवली चल रही है, क्या वो जो कंपनी है वो आगे जाके टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी? तो गोइंग कंसर्न भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में ऑडिटर कुछ भी नहीं कह सकता। तो 4 पॉइंट्स हमने कहा, क्या क्या पढ़ लिए जल्दी से सारे बच्चे बताओ। 4 ऐसे इंस्टेंसेस या 4 ऐसे एरियाज कौन से हैं जहां पे the potential effects of inherent limitations of auditor's ability to detect the material misstatements are particularly significant। तो यहीं पे ना ICAI अपना क्वेश्चन बना लेता है, what are the potential effects of inherent limitations on auditor's ability to detect material misstatement particularly significant? मतलब कौन से ऐसे certain assertions हैं, कौन से ऐसे subject matters हैं जहां पे हमारी inherent limitations बहुत ज्यादा है। तो कौन कौन से एरियाज हो गए फटाफट हम रिवाइज करेंगे, फटाफट हम बोलेंगे, बिकॉज ये चीज एग्जाम में आ सकती है। तो सबसे पहला एरिया क्या हो गया सर? सबसे पहला एरिया हो गया फ्रॉड। हमने फ्रॉड के बारे में पढ़ा कि ऑडिटर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, ऑडिटर इन्वेस्टिगेट करने नहीं गया, वो स्टैंडर्ड जोन ऑडिटिंग के हिसाब से ऑडिट करने गया है। क्योंकि वो ऑडिट करने गया, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने गया, तो फ्रॉड तो नहीं पकड़ पाएगा। फ्रॉड के साथ कौन आता है, किसके साथ मिलकर फ्रॉड करते हैं? सारे बच्चे जल्दी से मुझे बताओ, सारे बच्चे बताओ ना, सारे बच्चे बताओ, जल्दी बताओ किसके साथ फ्रॉड करते हैं? सारे बच्चे बताएंगे मुझे चैट बॉक्स में। कैरी ऑन गाइस, चैट बॉक्स ऑन फायर, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे मुझे कि किसके साथ करते हैं फ्रॉड। आओ जल्दी बताओ, फ्रॉड किसके साथ, फ्रॉड किसके साथ? जल्दी बोलो बोलो बच्चों बोलो, फ्रॉड किसके साथ करते हैं? हम फ्रॉड करते हैं विद द रिलेटेड पार्टी। ठीक है, फ्रॉड किसके साथ? पहला हो गया फ्रॉड, फिर फ्रॉड किसके साथ किया? तो यहां पे लिख लो फ्रॉड, उसके बाद लिख लो यहां पे फ्रॉड किसके साथ। अब आती है बात फ्रॉड क्यों। पहले बोलो फ्रॉड किसके साथ, अब बोलो फ्रॉड क्यों। फ्रॉड इसलिए हुआ क्योंकि हमने कंप्लाई नहीं किया विद द लॉज एंड रेगुलेशन। फिर आपने क्या बोला? पहले फ्रॉड, फिर आपने बोला फ्रॉड किसके साथ, फिर आप बोलो फ्रॉड क्यों। तो फ्रॉड क्यों? बिकॉज वी डिड नॉट कंप्लाई विद द लॉज एंड रेगुलेशंस। हमने क्यों किया फ्रॉड? क्योंकि हमने कंप्लाई नहीं किया ना विद द लॉज एंड रेगुलेशन, इस वजह से फ्रॉड हो गया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि हमने फ्रॉड किया है, क्या हमारी एंटिटी चल पाएगी? हमारी एंटिटी गोइंग कंसर्न की वजह से नहीं चल पाएगी। तो दिस पहले तो हो गया फ्रॉड, फिर फ्रॉड किसके साथ, फिर फ्रॉड क्यों, फिर फ्रॉड के बाद क्या, फ्रॉड के बाद क्या, फ्रॉड किसके साथ, फ्रॉड क्यों, एंड फ्रॉड के बाद क्या। तो सबसे पहले फ्रॉड किया, फ्रॉड किसके साथ किया? रिलेटेड पार्टी के साथ। फ्रॉड क्यों किया? नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन। एंड लास्ट पॉइंट, फ्रॉड के बाद क्या? फ्रॉड के बाद सिंपल सी बात है, एंटिटी बंद हो जाएगी, वो गोइंग कंसर्न की तरह कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। फ्रॉड, फ्रॉड किसके साथ, फ्रॉड क्यों, एंड फ्रॉड के बाद क्या। क्या ये बातें क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे मुझे थम्स अप देंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, कैन वी मूव अहेड? सारे बच्चों ने बताए एक बार लास्ट बात, 4 पॉइंट्स, 4 एरियाज जहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग बहुत ज्यादा है। कौन कौन से एरियाज हैं? सबसे पहले तो फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। फ्रॉड क्यों सर? क्योंकि हमने नॉन कंप्लायंस किया विद लॉज एंड रेगुलेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉड के बाद क्या? एंटिटी कंटिन्यू नहीं कर पाएगी एज ए गोइंग कंसर्न। और जी और क्लियर एकदम? हाँ सर एकदम क्लियर। अब अगली बार कोई पूछेगा आपसे ऑडिट में कौन सी अश्योरेंस लेनी है, रीजनेबल अश्योरेंस या एब्सोल्यूट अश्योरेंस? फटाफट बताओ मुझे, रीजनेबल अश्योरेंस या एब्सोल्यूट अश्योरेंस? टेल मी टेल मी टेल मी टेल मी। एकदम लाइट लाइट, आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताओ रीजनेबल अश्योरेंस या एब्सोल्यूट अश्योरेंस, ये बताओ मुझे फटाफट। वेरी गुड, सब बच्चों ने बोला सर रीजनेबल अश्योरेंस लेंगे। जहां किसी ने एब्सोल्यूट अश्योरेंस बोला उसको इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग सिखा देंगे। क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग? तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट ऑडिटर। मैनेजमेंट और ऑडिटर मतलब एक तो हो गया मैनेजमेंट का काम कि मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में लगती है जजमेंट। ऑडिटर का काम क्या हो गया? तो देखो सिंपल सी बात है, जो ऑडिट के प्रोसीजर्स हैं वो इन्वेस्टिगेशन नहीं है, तो क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं ही डज नॉट हैव द पावर्स ऑफ सर्च एंड वो फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या था? बैलेंस बिटवीन बेनिफिट एंड कॉस्ट। कहीं ना कहीं ऑडिट का बेनिफिट है, कहीं ना कहीं ऑडिट की कॉस्ट है,
तो कहीं ना कहीं हमको उसमें बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा और हम 100% ट्रांजैक्शंस चेक नहीं कर सकते। तो दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। एंड फोर्थ में हमने बात किया था कौन से एरियाज में इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग ज्यादा रहती है। हमने बोला किन किन एरियाज में, सबसे पहले फ्रॉड। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। फ्रॉड क्यों? क्योंकि नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्रॉड के बाद क्या होगा? एंटिटी विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। तो अभी तक हमने बस एक ही बात याद रखी, अगर ध्यान देखा जाए तो, कि कौन से एरियाज में जो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। अब आती है बात, हम कहां थे सर? हम तो अभी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर समझ रहे हैं कि ऑडिटर को करना क्या है, एक ऑडिटर चाहता क्या है। तो टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस अबाउट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। जब मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करने गया हूं तो मुझे बस एक चीज देखनी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। सर एक बात बताओ, मटेरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो उससे पहले समझो मिसस्टेटमेंट का मतलब क्या है, फिर मैं आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट बता दूंगा। तो सारे बच्चे इधर देखेंगे, इधर देखो, इधर देखो, कहां देख रहा है खजूर? हाँ इधर देखो। हाँ, मिसस्टेटमेंट का क्या मतलब है? तो देखो मिसस्टेटमेंट का मतलब है एक मिस है, वो कोई स्टेटमेंट करती है तो हम उसको कहते हैं मिसस्टेटमेंट। पीजे नहीं, मिसस्टेटमेंट का मतलब है, अच्छे से अगर मैं आपको बताऊं, मिसस्टेटमेंट का मतलब है गलती। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलती को हम कहते हैं मिसस्टेटमेंट। अब ये मिसस्टेटमेंट या गलती क्यों हो सकती है? एक तो गलती हो सकती है गलती से मिस्टेक हो गई, कि मतलब आपने अनजाने में कोई गलती कर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और एक होती है गलती जानबूझ के करना, इंटेंशन ही आपका था गलती करने का, आपको पता था आप गलती कर रहे हो फिर भी आपने गलती करी बिकॉज आपके मन में चोर था। ठीक है, आपके मन में चोर था, फिर आपने गलती करी, आपका इंटेंशन था कि वो आप गलती करो, आपने पर्पसफुली वो गलती करी है। उस गलती को गलती नहीं बोलते, उस गलती को मिस्टेक नहीं बोलते, उस गलती को एरर नहीं बोलते, उस गलती को बोलते हैं फ्रॉड। क्या ये बात आपको समझ आई? अगर मैं सामने वाले पर्सन को डिसीव करने के लिए कोई गलती कर रहा हूं, गलती को अब आज से आप गलती को क्या बोलोगे? बोलोगे मिसस्टेटमेंट। आप ये नहीं बोलोगे मेरे से गलती हो गई, आप बोलोगे मेरे से मिसस्टेटमेंट हो गई। ठीक है, स्टार्ट टॉकिंग इन ऑडिट लैंग्वेज। तो मिसस्टेटमेंट को बोलते हैं गलती। गलती दो वजह से हो सकती है, किस किस वजह से हो सकती है? एक हो सकती है कि गलती से गलती हो गई, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं था फिर भी गलती हो गई, उस गलती को बोलते हैं एरर, कि उसको एरर बोलेंगे। पर अगर मेरा पर्पस था कि मैं गलती करूं, सामने वाले बंदे को डिसीव करूं, उसको बेवकूफ बनाऊं, उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। तो इन्होंने बोला क्या? मिसस्टेटमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर ऑफ अ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम एंड, यहां तक पढ़ो सबसे पहले, मिसस्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मतलब है? डिफरेंस मतलब डिफरेंस है बेसिकली, एक अमाउंट जो मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट करी है। क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिपोर्टेड यानी ये अमाउंट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गई है, एंड द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट आइटम इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। ओ माय गॉड सर, ये मिस स्टेटमेंट के चक्कर में ना हमको लग रहा है बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, आज तो हो ही जाएंगे। तो इन्होंने क्या बोला? देखो सिंपल सी बात, मिस स्टेटमेंट क्या है? एक डिफरेंस है। डिफरेंस यानी एक चीज जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्टेड है और एक चीज जो रिपोर्टेड होनी चाहिए एज पर द एप्लीकेबल FRF, ये दोनों चीजें मेल नहीं खा रही। मतलब FRF के हिसाब से कुछ और होना चाहिए था और मैंने जो रिपोर्ट किया है वो कुछ और है, तो उसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल, FRF के हिसाब से, FRF सर एक बार ना FRF हमको समझा दो, तो मैं आपको FRF बता देता हूं। FRF चलो FRF समझते हैं। FRF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओ, ये तो बड़ा ही अच्छा नाम है। हाँ सर, ये तो बड़ा ही अच्छा नाम है। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का क्या मतलब है? कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है आप अपने बनाओगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए आपके पास एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, सिंपल सी बात है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के फ्रेमवर्क को हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगर मैं आपको सिंपल और सादी भाषा में समझाऊं तो इसकी हम बात कर रहे हैं किसकी? शेड्यूल 3 की।
स्केड्यूल 3 भी दो प्रकार के होते हैं, आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ा होगा। एक होता है इंड एस के लिए, एक होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। क्या ये बातें सबने पढ़ रखी हैं? हाँ सर हमने पढ़ रखी हैं। तो जो स्केड्यूल 3 होता है वो बताता है हमारा पीएनएल कैसा हो, हमारी बैलेंस शीट कैसी हो, हमारे नोट्स टू अकाउंट्स कैसे हो। ठीक है, तो नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट, पीएनएल, प्लस एक चीज और, कैश फ्लोज, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये जो फ्रेमवर्क है, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। यानी स्केड्यूल 3 हमको समझाता है कि पीएनएल कैसे बनाना है, बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट में पहले एसेट्स डालने हैं, पहले लायबिलिटीज डालनी है, पहले इक्विटी डालनी है। ये सारी बातें ही तो हमको स्केड्यूल 3 बताता है। तो अगर स्केड्यूल 3 के हिसाब से इंड एएस या एएस के हिसाब से कुछ अमाउंट आनी चाहिए, कुछ क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, कुछ प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? सपोज एक अमाउंट करंट एसेट्स में आनी चाहिए थी, आपने नॉन करंट एसेट्स में डाल दी। ठीक है, इसी तरह कुछ डिस्क्लोजर्स होने चाहिए थे, कुछ डिस्क्लोजर होना चाहिए था बट आपने वो डिस्क्लोजर नहीं किया, या आपने कम डिस्क्लोज किया, ठीक है, या आपने गलत डिस्क्लोज किया, तो सिंपल सी बात है कहीं ना कहीं एक मिस स्टेटमेंट हो जाएगी। सर मिस स्टेटमेंट वाली बात को एक बार फिर से बताओ तो मैं कहूंगा मिस स्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी। सर ये एसीपीडी क्या है? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। सारे बच्चे मेरे साथ बोलेंगे क्या है मिस स्टेटमेंट? सर मिस स्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी। व्हाट इज एसीपीडी? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर। बोलो मेरे साथ, अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, जो हमारी रिपोर्टेड है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर जो होनी चाहिए थी एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। क्या मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्लियर है? हाँ सर मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्लियर है। एक बार लास्ट बार रिवाइज कर लेते हैं। मिस स्टेटमेंट का मतलब है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर which has been reported and which should have been reported as per the applicable FRF. इसको हम बोलते हैं मिस स्टेटमेंट। क्या ये बात क्लियर है? क्या मिस स्टेटमेंट का मतलब आपको क्लियर है? मिस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर है तो हम मटीरियलिटी की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मिस स्टेटमेंट किस वजह से हो सकती है? मैं कहता हूं मिस स्टेटमेंट कैन अराइज फ्रॉम एरर और फ्रॉड। एरर मतलब अनइंटेंशनल, फ्रॉड मतलब इंटेंशनल मिस स्टेटमेंट, राइट? इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिस स्टेटमेंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो मिस स्टेटमेंट हमको क्लियर है, मिस स्टेटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है बात मटीरियल मिस स्टेटमेंट की। आओ मटीरियलिटी की बात करते हैं। तो अभी मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, ध्यान से सुनना, इसको हम बोलते हैं मटीरियलिटी। आपने सबसे पहली बार ना इसके बारे में पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में। सर एएस 1 में मटीरियलिटी के बारे में पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। इधर देखो, इधर देखो, याद करो अपने सीए इंटर के दिन, जहां पे आपको मटेरियल की डेफिनेशन समझाई गई थी। सर क्या थी मटीरियलिटी की डेफिनेशन? एक बार रिवाइज करा दो तो मैं बता देता हूं। एन आइटम इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। अगर आप किसी इन्वेस्टर का डिसीजन इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है कोई आइटम, तो उसको हम मटीरियल बोलते हैं। सर आपने ना घुमा के बात कर दी पर समझ नहीं आया। मैं देखो सिंपल सी बात बताता हूं। आज एक कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 1000 करोड़ है। ओ माय गॉड, 1000 करोड़। यस सर, 1000 करोड़। बाद में जाके पता चलता है कि कंपनी का रेवेन्यू जो है ना वो 1000 करोड़ नहीं है, वो 600 करोड़ है। ओ सर डिफरेंस कितना हो गया? तो मैं कहता हूं डिफरेंस हो गया 400 करोड़। ये 400 करोड़ का क्या मतलब है? 1000 करोड़ तो रिपोर्टेड था एंड 600 करोड़ है जो रिपोर्टेड होना चाहिए था एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो 400 करोड़ को क्या बोलेंगे? अभी हम पढ़ के आए हैं डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट
which is amount classification presentation disclosure, ACPD. The difference between the amount classification presentation and disclosure as per the which has been reported and which should have been reported as per applicable FRF, उसको हम क्या बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट। तो 400 करोड़ की क्या हो गई? मिसस्टेटमेंट। क्या लगता है 400 करोड़ की मिसस्टेटमेंट कैन इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर? सारे बच्चे मुझे बताओ, कॉन्सेप्चुअल बात है, रट्टा नहीं लगाना, यहां पे चीजों को समझो। क्या ये जो 400 करोड़ है, क्या ये अफेक्ट कर सकता है डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर? ये बात बताओ मुझे आप। 1000 करोड़ का रेवेन्यू जो रिपोर्ट किया है और 1000 करोड़ जो होना चाहिए एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ, एप्लीकेबल एफआरएफ यानी सिंपल शब्दों में शेड्यूल 3, जो हमको समझाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनने चाहिए। सबने बोला सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, यहां पे तो मिस स्टेटमेंट जो है ना वो अफेक्ट कर सकती है डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। तो हम इसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट नहीं, इसको हम बोलेंगे मटीरियल मिस स्टेटमेंट। क्या बोलेंगे इसको? ऐसी वैसी मिस स्टेटमेंट नहीं है सर, ये मटीरियल मिस स्टेटमेंट है। और ऑडिटर को जो चिंता है ना वो इसी की है। ऑडिटर को 1 रुपए, 2 रुपए, 100 रुपए, 250 रुपए, 1000 रुपए, इनकी गलतियों से फर्क नहीं पड़ता। कहता है करो, ऐसी गलतियां तुम कर लो, एक आध जगह तुम ऐसी गलती कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जहां बात आती है ना ऐसे अमाउंट्स की जो अफेक्ट कर सकते हैं डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, उससे उसको फर्क पड़ता है। वो कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसको हम बोलते हैं मटीरियल मिस स्टेटमेंट। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इज क्लियर टू यू। आपको मटीरियलिटी की जो परिभाषा है वो एक लेवल पे समझ आ चुकी है। हाँ सर, मटीरियलिटी की भाषा भी समझ आ गई, मिस स्टेटमेंट की बात भाषा भी समझ आ गई, बट अभी तक हम बस पहले पैराग्राफ पे ही अटके हुए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, चिंता मत करो। सो हम कहां थे सर? हम थे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल इंडिपेंडेंट ऑडिटर पे। क्या है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव? सबसे पहले टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। हमको ये पता चल गया रीजनेबल एश्योरेंस क्यों। रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने बनाए हैं दीज आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? ऐसी गलतियां वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर which can be expected to influence the decisions of an informed investor। तो ये इन्होंने बता भी दिया, whether due to fraud या error। फ्रॉड से हो या एरर से हो हमको फर्क नहीं पड़ता, गलतियां नहीं होनी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। thereby enabling the auditor to express an opinion। अरे यार ये करना है ऑडिटर को, ऑडिटर को ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। और ओपिनियन क्या देना है? that they are prepared in all material respects in accordance with financial reporting frameworks। और अब समझ आ गया, हमको ना ये देखना है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना उनमें कोई गलती नहीं है। अगर गलती नहीं होगी या मिस स्टेटमेंट नहीं होगी तो एक बात बताओ किसके हिसाब से बनेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एफआरएफ के हिसाब से ही। बिकॉज गलती कब होती है, मिस स्टेटमेंट कब आती है? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस। मैंने कहा डिफरेंस बिटवीन व्हाट सर? डिफरेंस बिटवीन एसीपीडी। सर एसीपीडी क्या है? अमाउंट क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बिटवीन व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड बाय द कंपनी एंड व्हाट शुड हैव बीन रिपोर्टेड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। अगर मिस स्टेटमेंट ही नहीं है तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो भी हमारी अमाउंट्स हैं, क्लासिफिकेशन है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर है वो एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ ही है? अगर एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ है तो क्या मैं अपने ओपिनियन में एज एन ऑडिटर में अपने ओपिनियन में ये कह सकता हूं कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ में बने हैं? सिंपल। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई? हाँ सर ये बात हमको क्लियर हो गई। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, भले ड्यू टू फ्रॉड और ड्यू टू एरर, then we can give an opinion as an auditor कि yes, these financial statements have been prepared in all material respects as per the applicable FRF। एंड इस चीज के लिए हमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेनी है या रीजनेबल एश्योरेंस? यू आर राइट, हमको रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। क्या ये पूरा पैराग्राफ आपको क्लियर है? फटाफट बताओ मुझे। पार्ट ए आपको क्लियर है या नहीं, मुझे ये बात आप बताएंगे। कोई भी डाउट है किसी भी बच्चे को अभी पूछ लो, बिकॉज दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जो आप सीए इंटरमीडिएट में पढ़ चुके हो। बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टुडे कि जब हम सीए फाइनल की प्यारी प्यारी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो ये सारी चीजें भी एकदम क्लियर हो जाए। बताइए सारे बच्चे, क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आती है बात क्या, ये जो ओपिनियन मैंने बनाया है क्या ये मैं अपनी जेब में डाल लूं? मैं नहीं दे रहा आपको अपना ओपिनियन, मैंने अपना ओपिनियन बना लिया पर मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता। कट्टी मैं नहीं कर रहा शेयर अपना ओपिनियन, मेरी मर्जी, मेरा ओपिनियन मेरी मर्जी, मैं नहीं कर रहा शेयर। बुला लो जिसको बुलाना है।
नहीं सर ऐसे मत करो, आपने इतनी मेहनत करी है, आपने इतना मेहनत करके ऑडिट करा है, आपको अपना ओपिनियन तो शेयर करना चाहिए। कैसे शेयर करूं मैं अपना ओपिनियन? सर ऐसा करो ना, लिख के दे दो। लिख के दे दूं? हाँ लिख के दे दो। जब मैं अपना ओपिनियन लिख के देता हूं ना, उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग। तो ये कहता है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग। तो सिंपल सी बात है, जो भी मैंने अपना ओपिनियन बनाया है, जो भी मैंने अपना ओपिनियन बनाया है, वो ओपिनियन मैं आपको लिख के दूंगा और कम्युनिकेट करूंगा, जो भी मेरी फाइंडिंग्स है एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। कहीं मुझे लगता है कोई गलती है तो वो भी बताऊंगा, कहीं मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से बने, दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा। अल्टीमेटली जो भी मेरा ओपिनियन होगा वो मैं आपको रिपोर्ट करूंगा, वो मैं आपको लिख के दूंगा। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर? सर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है, सबसे पहले हमको लेनी है रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस किस चीज को लेके? कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट हम करने आए हैं, these are free from material misstatement, इनमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर हमको फर्क नहीं पड़ता, बट कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। एंड फिर हम ये ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं? दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इनको ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स में एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ बनाया गया है। सर ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स का क्या मतलब है? ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स यानी इनमें ऐसी कोई गलती नहीं है जो किसी डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर को अफेक्ट करे। मटीरियली ठीक है, ऊपर ऊपर से अगर मैं एक बार रीजनेबल एश्योरेंस के लेवल पे बताऊं तो ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता कि 1 रुपए की भी गलती नहीं है, 2 रुपए की भी गलती नहीं है, ऐसी छोटी मोटी गलती हो सकती है, बट मोटा माटी देखा जाए मटीरियल रिस्पेक्ट्स यानी मोटा माटी, ठीक है। ऐसा एग्जाम पेपर में मत लिखना, बट इसको आप समझने के लिए समझ सकते हो, मोटा माटी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हैं। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बने हैं तो फिर मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो होगी उसमें भी अपना ओपिनियन क्लीन दे दूंगा, उसमें भी मैं गड़बड़ नहीं करूंगा। क्या ये बात आप सबको क्लियर है? सारे बच्चे मुझे बताओ, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये बात क्लियर है? फाइनली ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, आर दीज पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? परफेक्ट, बहुत बढ़िया सर। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि आप गए थे रीजनेबल एश्योरेंस लेने, ठीक है, आप मार्केट गए थे आलू लेने, आपको आलू नहीं मिले, तो आप क्या करोगे? तो इन्होंने बोला ऐसे ही कि आप गए थे रीजनेबल एश्योरेंस लेने और रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल पाई, एंड क्वालिफाइड ओपिनियन भी इनसफिशिएंट है फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंटेंडेड यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, then essay is required that the auditor disclaim an opinion or withdraw from the engagement where withdrawal is permitted. Oh my God, क्या कह रहा है ये सर? आओ समझते हैं। हमको ओवरऑल ऑब्जेक्टिव में सबसे पहली जो लाइन थी उसमें क्या बोला था? सर आपको ना रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। मैंने कहा ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस लेने चलते हैं। अरे सर रीजनेबल एश्योरेंस देना, मैं ऑडिटर हूं और मैं आपका ऑडिट करने आया हूं। मैनेजमेंट को मैंने बोला, सर मैनेजमेंट ने कहा हाँ हाँ सर मैं ऑडिटर हूं, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस चाहिए। उन्होंने कहा किस चीज को लेके? मैंने कहा इस चीज को लेके दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो उसने मुझसे पूछा मटेरियल मिसस्टेटमेंट मतलब? अरे ऐसी गलतियां विच कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मैं पढ़ के आया हूं शुभम सर से। तो उसने कहा अच्छा पढ़े लिखे ऑडिटर हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा रीजनेबल एश्योरेंस तो नहीं मिलेगी आपको। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी? अरे कह रहे नहीं मिलेगी। मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ना सर आप जो ऑडिट प्रोसीजर्स करना चाहते हो ना, या जो आप ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना चाहते हो, वो हम आपको दे नहीं सकते। मैंने कहा अच्छा, तो अब क्या करें? तो उन्होंने कहा एक बार आप बताओ ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है। तो एक बार ऑडिट का ना प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑडिट का प्रोसेस ना बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो आप ऑडिट इंगेजमेंट जो होती है ना, जो आपका क्लाइंट है वो आपके पास आता है। क्लाइंट आता है, कहता है हमें ऑडिट कराना है, आप बोलते हो अच्छा ठीक है हम ऑडिट करेंगे, तो आप क्लाइंट की इंगेजमेंट को ना एक्सेप्ट करते हो। ठीक है सर, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेज हो गया। दूसरा काम क्या होगा? जब आपने क्लाइंट की इंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, उस टाइम पे आप क्या करोगे? क्लाइंट को जज करोगे कि क्लाइंट ठीक है कि नहीं, क्या मुझे इसका ऑडिट करना चाहिए कि नहीं, क्या मेरे पास जो मेरी टीम है उतने रिसोर्सेज हैं जो इसका ऑडिट ठीक से कर पाएंगे। ये चीजें मेरे को चेक करनी पड़ेगी। प्लस अगर मैं किसी इंसान के साथ या किसी एंटिटी के साथ ये अश्योरेंस दे रहा हूं कि मैं उसका ऑडिट करूंगा, क्या ये बातों बातों से हो सकता है? नहीं सर, ये बातों बातों से नहीं हो सकता, आपको इनके साथ एग्रीमेंट भी करना पड़ेगा। ओ ऐसे है क्या? हाँ ऐसा है। फिर जब मैंने एग्रीमेंट कर लिया, मैंने एक्सेप्ट कर ली क्लाइंट एंगेजमेंट, अब शुरू होगा ऑडिट।
पर ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है सर, ऑडिट प्रोसीजर्स। ऑडिट प्रोसीजर्स भी होते हैं दो तरीके के। कौन से तरीके के? एक होते हैं हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, और एक होते हैं हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से दो तरीके के हो गए सर? एक हो गए हमारे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, एक हो गए हमारे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है, अभी करेंगे, इन सब की बात करेंगे, चिंता नहीं करनी। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर करके क्या होगा सर? ऑडिट प्रोसीजर करके ना हमको मिलेगा ऑडिट एविडेंस। और हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्या आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? तो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारा ऑडिट एविडेंस है वो होना चाहिए S&A। सर S&A मतलब, या SNA की जगह बोल दो SAAE, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यानी भरपूर, अपने में भरपूर ऑडिट एविडेंस। यानी अगर वो ऑडिट एविडेंस मेरे पास है तो मैं कह सकता हूं कि जो फाइनेंशियल्स में एंट्री पास हुई है वो ठीक पास हुई है, जो जर्नल एंट्री पास हुई है वो ठीक पास हुई है। ये मैं कैसे चेक करूंगा? तो सिंपल सी बात है, मैं अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करता हूं। मैं ऑडिट प्रोसीजर्स करता हूं तो मुझे ऑडिट एविडेंस मिलता है, एंड कहीं ना कहीं जब मुझे ऑडिट एविडेंस मिल जाता है तो मैं अपने कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं। कंक्लूजन किस चीज को लेके? दैट वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट। एंड जो कंक्लूजन होगा उसको मैं क्या करूंगा? उसको मैं रिपोर्ट कर दूंगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। दिस इज द साइकिल ऑफ ऑडिटिंग। पहले मैंने एंगेजमेंट को एक्सेप्ट किया, मैंने एग्रीमेंट में एंटर किया, देन मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स करे। ऑडिट प्रोसीजर्स का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़े थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे सबसे पहला आइटम दिखा कैश एंड बैंक। मैंने कहा कैश एंड बैंक का क्या मतलब है? कैश का बैलेंस पड़ा है, बैंक का बैलेंस पड़ा है। बैंक का बैलेंस तो बैंक के पास पड़ा, तो मैंने कहा बैंक से कंफर्मेशन मंगा लेते हैं कि बैंक के पास क्या इतना ही बैलेंस है? हाँ सर उतना ही बैलेंस है। याद है सीए इंटर में ऐसे 505 पड़ा था सर, 505 यानी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, कार्तिक कॉलिंग कार्तिक, या ऐसे 505 बोलो। तो आप क्या करते हो? आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेते हो एज अ ऑडिट एविडेंस विच इज रिसीव्ड डायरेक्टली फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो वो एक ऑडिट एविडेंस होता है। उसके लिए आपने क्या प्रोसीजर किया? एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर किया। इसी तरह से अगर मुझे कैश का बैलेंस चेक करना है तो मैं कैश का बैलेंस कैसे चेक कर सकता हूं? मैं कैश वेरिफिकेशन कर सकता हूं, कैश का सर्टिफिकेट देख के उसको एग्जामिन कर सकता हूं, उसकी इंस्पेक्शन कर सकता हूं। सो दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। जब मैं ये ऑडिट प्रोसीजर्स कर लेता हूं, इसको मैं अपने वर्क पेपर्स में रिकॉर्ड कर लेता हूं। सर ये वर्क पेपर का क्या मतलब है? एक एक्सेल शीट बनाई जाती है। जो एक्सेल शीट बनाई जाती है उसमें मैं प्रॉपर वर्किंग करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हिसाब से ये बैलेंस है, इस बैलेंस के रिगार्डिंग मैंने ये बैकिंग ली है। सर बैकिंग का क्या मतलब है? सपोर्टिंग एविडेंस। क्या क्या सपोर्टिंग एविडेंस हो सकता है आप मुझे एक बार बता भी सकते हो? अगर मैं किसी ट्रेड रिसीवेबल्स की बैलेंस को कंफर्म करना चाहता हूं तो मैं किस किस तरह से कर सकता हूं? सारे बच्चे मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताएं। ट्रेड रिसीवेबल बोल लो या डेटर बोल लो, अगर आपको डेटर का बैलेंस चेक करना है तो एज एन ऑडिटर आप क्या क्या प्रोसीजर्स कर सकते हो? फटाफट मुझे बताओ, मैं ये देखना चाहता हूं कितने बच्चे यहां पे प्रैक्टिकली स्ट्रांग हैं। कौन कौन से तरीके हैं बैलेंस कंफर्म करने के ट्रेड रिसीवेबल्स के? सारे बच्चे मुझे बताएंगे। एक तो हो गया सीधा साधा, सब बच्चे एकदम सही बता रहे हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। उसके अलावा कौन सा तरीका है? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। यस, एक लेवल पे हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स भी कर सकते हैं। इनवॉइसेस, बहुत ही बढ़िया, इनवॉइसेस को यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे। देखो सिंपल सी बात है, ट्रेड रिसीवेबल यानी मैंने कोई सेल करी होगी, सेल करी है यानी सेल्स इनवॉइसेस देख सकता हूं। ठीक है, दूसरी चीज मैं उससे खुद ही एक कंफर्मेशन ले सकता हूं कि भाई क्या ट्रेड रिसीवेबल मुझे रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ, कितना बैलेंस है वो मुझे बता देगा। फिजिकली चेक नहीं कर सकते, फिजिकली कैसे चेक करेंगे? ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे। एग्रीमेंट्स देख सकते हैं क्योंकि सेल्स के इनवॉइसेस वगैरह, एग्रीमेंट्स वगैरह देख सकते हैं कि कितना जनरली क्रेडिट पीरियड रहता है हमारे बीच में। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सर एनालिटिकल प्रोसीजर्स यानी ट्रेड रिसीवेबल्स की ना एजिंग देख सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कहीं हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट समझ आ जाएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनना चाहिए इस पर्टिकुलर ट्रेड रिसीवेबल के केस में। डेटर्स की एजिंग वगैरह हम ये सब देख सकते हैं। वेरी गुड, बहुत सही। तो ये सारे हमने ऑडिट प्रोसीजर्स करे।
बट आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करे हैं, मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स क्या करे हैं, उन सबको मैं डॉक्यूमेंट करता हूं। और वही जो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी होती है ना, ये सारी जो डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी होती है ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड, ऑडिट एविडेंस कलेक्टेड, कंक्लूजन्स ड्रॉन, ये सारा हमारा ऑडिट एविडेंस बन जाता है। ऑडिट एविडेंस यानी वो बेस जिसके बेसिस पे मैंने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। एंड इसी कंक्लूजन को हम रिपोर्ट करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। इसी कंक्लूजन को हम रिपोर्ट करते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। क्या ऑडिट की साइकिल क्लियर है? हाँ सर, ऑडिट की साइकिल क्लियर है। अब एक बात बताओ, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस कैसे मिलेगी? सर, रीजनेबल एश्योरेंस तब मिलेगी जब आप अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे और ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करोगे। सिंपल सी बात है। आपने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स करे, ऑडिट एविडेंस कलेक्ट किया और ऑडिट एविडेंस को आप इवेल्युएट करोगे तो आप कहीं ना कहीं रीजनेबल एश्योरेंस ले पाओगे। मैं कहता हूं मुझे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब है? मुझे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रही, इसका क्या मतलब है? जल्दी बताओ सारे बच्चे, मुझे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रही। सारे बच्चे बताओ सर, रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रही ना, इसका मतलब आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा। ओ, तो कहीं ना कहीं जो मैं ऑडिट एविडेंस एक्सपेक्ट कर रहा था वो ऑडिट एविडेंस मेरे पास नहीं आ रहा। ठीक है, क्या ये बात समझ आ रही है? आशी कह रही है सर एनालिटिकल प्रोसीजर समझ नहीं आए डेटर के केस में। आशी, 1 मिनट के लिए छोड़ो उसको, आगे बढ़ते हैं। वो मैं कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन उसको डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल प्रोसीजर देखो सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं क्या मतलब होता है। एनालिटिकल प्रोसीजर का क्या मतलब है कि हम एजिंग देख लेते हैं। एजिंग से हमको पता चल जाता है कि कितना प्रोविजन बनना चाहिए। ठीक है, प्रोविजन कितना बनना चाहिए, यानी अगर सपोज किसी डेटर ने मुझे 1 महीने से ज्यादा में पैसे नहीं दिए, मतलब 1 महीने में दे देने चाहिए थे, उसने 1 महीने से ज्यादा लगा दिया, तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि दैट विल बी अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर उसने 2 महीने से ज्यादा लगा दिए तो फिर तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसमें मुझे हायर रेट ऑफ प्रोविजन बनाना चाहिए। तो उस वजह से वो चीज हम समझाने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी उसको छोड़ सकते हो। अभी आप आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, ऑडिट एविडेंस नहीं मिला। अब अगर हमको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो क्या होगा, तो हमारी रिपोर्टिंग कैसे अफेक्ट होगी? तो देखो सिंपल सी बात है, यहां पे आ जाता है हमारा स्टेप इन करके एक बहुत ही प्यारा ऐसे, जिसको हम बोलते हैं ऐसे 705। ओ यस सर, ऐसे 705। ऐसे 705 कहता है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको लगता है कि आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला और वो जो ऑडिट एविडेंस है वो ऐसी चीज को लेकर रिलेटेड है विच इज मटीरियल, देन यू नीड टू मॉडिफाई योर ओपिनियन। फिर से मेरी बात सुनो, अगर आपको लगता है कि आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, मान लो आपको डेटर्स का ही ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, एंड ये जो ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, ये जो अमाउंट है ना, दिस अमाउंट इज मटीरियल। अगर ये अमाउंट मटीरियल है तो आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जो बात बता रहा हूं वो एक बार अच्छे से सुनो। ऐसे 705 कहता है, देखो ऑडिटर, आपको चाहिए थी रीजनेबल एश्योरेंस, ये मिलनी थी जब आपको ऑडिट एविडेंस मिल जाता, बट ऑडिट एविडेंस मिल ही नहीं रहा। मैं गया ऑडिट एविडेंस लेने, वो ऑडिट एविडेंस देते ही नहीं है। तो मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑडिट एविडेंस ना मिले तो दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर ऐसे अमाउंट को लेके ना मिले जो मटेरियल है, देन दिक्कत की बात है, बिकॉज फिर आप अपना जो ओपिनियन है ना वो आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। सर ये मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? तो मॉडिफिकेशन का मतलब है सिंपल सी बात, या तो आप दोगे क्वालिफाइड ओपिनियन, या आप दोगे एडवर्स ओपिनियन, या आप दोगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ये हो गए आपके मॉडिफिकेशन की बातें। सर क्वालिफाइड ओपिनियन कब देते हैं? तो क्वालिफाइड ओपिनियन तब दिया जाता है जो ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ना, ये जो मिसस्टेटमेंट है ये मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है। ये परवेसिव नहीं है। परवेसिव का क्या मतलब है? परवेसिव मतलब जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करे। परवेसिव का इंग्लिश मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, परवेसिव मतलब हर जगह। तो अगर कोई ऐसी गलती है जिसका इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर जगह आ रहा है तो उस गलती को बोला जाता है परवेसिव मिसस्टेटमेंट। तो अगर कोई मिसस्टेटमेंट मटेरियल तो है, मैं कह रहा हूं यहां पे मटेरियल है, मैंने ये नहीं कहा मटेरियल नहीं है, मटेरियल है तभी हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ये बात याद रखना सारे बच्चे, कोई भी इस बात को मत भूल जाना कि मिस स्टेटमेंट मटेरियल होनी जरूरी है तभी आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई करोगे। छोटी छोटी गलतियों के पीछे अपना ओपिनियन मॉडिफाई मत करने बैठ जाना। ऐसी गलती, बड़ी गलती जो कैन अफेक्ट द डिसीजन ऑफ एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, उसको हम बोलते हैं मटेरियल मिस स्टेटमेंट। राइट? हाँ सर, समझ आई बात। तो मैंने कहा मिस स्टेटमेंट मटेरियल तो है बट परवेसिव नहीं।
परवेसिव का क्या मतलब है? जो अपना इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर जगह डाले। क्या ये जो मिस स्टेटमेंट है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हर जगह इंपैक्ट डालेगी? द आंसर इज नो। क्या ये जो डेटर है इसकी अमाउंट इतनी ज्यादा बड़ी है बैलेंस शीट साइज के हिसाब से कि ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करे? द आंसर इज नो। तो मैंने कहा अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल है बट परवेसिव नहीं, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। सारे बच्चे मुझे लिखो चैट बॉक्स पे, मिस स्टेटमेंट मटीरियल बट नॉट परवेसिव, क्वालिफाइड ओपिनियन। सारे बच्चे इस बात को अभी के अभी एग्री करेंगे। बिकॉज पॉइंट क्या है, हम जहां पे भी क्वालिफाइड ओपिनियन की बात करेंगे ना, आपके दिमाग में यही बात आनी चाहिए कि मिस स्टेटमेंट मटीरियल मिस स्टेटमेंट है बट वो परवेसिव नहीं। परवेसिव यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट नहीं करती। कहीं ना कहीं सिर्फ डेटर्स में ही गलती है, बट बाकी जो बैलेंसेस है, चाहे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का हो गया, चाहे शेयर कैपिटल का हो गया, चाहे रेवेन्यू का हो गया, जो भी हमारे बाकी बैलेंसेस है वो एकदम ठीक है। सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल के बैलेंस में दिक्कत है। अगर एक बैलेंस में दिक्कत है, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, तो वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल तो हो सकती है बट हम उसको परवेसिव नहीं बोलेंगे। तो सारे बच्चे बोलो मटीरियल मिस स्टेटमेंट नॉट परवेसिव, विच टाइप ऑफ ओपिनियन? क्वालिफाइड ओपिनियन। ठीक है, अब बात करते हैं एडवर्स ओपिनियन की। अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल है और परवेसिव भी है, देन हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं कि या तो आप एडवर्स ओपिनियन दे दो या अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो। ठीक है, तो अगर मिस स्टेटमेंट मटीरियल है और परवेसिव भी है, सर परवेसिव मतलब पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है। सर एक एग्जांपल दो कि कौन सी मिस स्टेटमेंट है जिसको आप कह सकते हो मटीरियल और परवेसिव है। तो मैं देखो सिंपल सी बात बताता हूं, आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे बनने चाहिए? तो एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन है। ठीक है, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। सर फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब ये चीज तो मान के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं गोइंग कंसर्न। सर गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? ये जो आप लाइबिलिटीज को क्लासिफाई करते हो ना, करंट, नॉन करंट, और एसेट्स को क्लासिफाई करते हो। सर एसेट्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? करंट, नॉन करंट। ये आप क्या सोच के करते हो? सर हम ये सोच के करते हैं कि जो बिजनेस है एक साल के बाद भी चलेगा, बिकॉज जो चीज एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम होने वाली है या एक साल के अंदर अंदर हमको पे करनी है उसको हम करंट बोलते हैं, और जो एक साल के आगे जाने वाली है उसको नॉन करंट बोलते हैं। तो मैंने कहा क्या सोच रहे हो? हम ये सोच रहे हैं कि बिजनेस कंटिन्यू करेगा फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स फॉर एवर ये चीज चलती ही जाएगी। अच्छा, तो एक बात बताओ, ऐसा हो सकता है कि आपको गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने थे पर आपने बना दिए, तो क्या एक बैलेंस अफेक्ट होगा या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बैंड बच जाएगी? सारे बच्चे मुझे बताओ। गोइंग कंसर्न के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाने थे, आपकी एंटिटी बंद होने वाली है, इसी साल बंद हो जाएगी, फिर भी आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न के हिसाब से बना दिए, तो क्या ये एक बैलेंस को अफेक्ट करेगी या सारे ही बैलेंसेस अटपटे आएंगे? ये बताओ मुझे, जल्दी बताओ जल्दी। वन बैलेंस और होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिगड़ोइंग, सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बिगड़ गया अपना। बताओ बताओ बताओ। कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे अभी। आज हम कोई रट्टा नहीं लगा रहे, मैंने बस आपको एक ही चीज याद कराई थी स्टार्टिंग में, वो भी लास्ट में रिवाइज करा दूंगा, चिंता मत करना। सबने बोला सर सारे बैलेंसेस, सब बैलेंसेस की बैंड बच गई, राइट? एवरीवन एग्रीज? हाँ सर सारे बैलेंसेस खराब हो गए। जब सारे बैलेंसेस खराब हो गए तो इसका मतलब क्या है? परवेसिव है। अब एक बात बताओ, दो चीजें हो सकती है, या तो आपको इसका एविडेंस मिल चुका है कि सारे बैलेंसेस खराब है, या आपको इसका एविडेंस नहीं मिला है। सर एग्जांपल, मुझे ये ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है कि फाइनेंशियल जो कंपनी है ना, इट कैन कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, मुझे ये ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है। या फिर मैं ऐसे बोल देता हूं कि बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट का जो साइज है वो 1000 करोड़ का है। ठीक है, बैलेंस शीट का साइज 1000 करोड़ का मतलब एसेट 1000 करोड़ के और लाइबिलिटीज भी 1000 करोड़ की। ठीक है, और ये जो एसेट्स है ना 1000 करोड़ के, इसमें से मुझे जो ऑडिट एविडेंस है 800 करोड़ का मिला ही नहीं है, ये मिला ही नहीं है। क्या ये भी परवेसिव है? यस, ये भी परवेसिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो 800 करोड़ तो ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, मेरे को ऑडिट एविडेंस चाहिए था तो मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला,
तो क्या मुझे अपना ओपिनियन देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये बात बताओ मुझे। मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो क्या मुझे अपना ओपिनियन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? सर नहीं देना चाहिए, कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं। जब आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो आप कंक्लूजन कैसे निकालोगे? जब कंक्लूजन नहीं होगा तो रिपोर्ट कैसे करोगे? सर मैंने कहा बिल्कुल सही, जब ऑडिट एविडेंस ही नहीं है तो किस बात का कंक्लूजन, और जब कंक्लूजन ही नहीं है तो किस बात की रिपोर्टिंग? तो मैंने कहा आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर दो। ओ, तो जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी और उसका इंपैक्ट परवेसिव होगा बट अपने पास ऑडिट एविडेंस ही नहीं होगा ये कंक्लूड करने के लिए, तो सिंपल सी बात है, हम अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देंगे। मतलब डिस्क्लेम कब करते हैं? फिर से बता रहा हूं, डिस्क्लेम करना मतलब ऑडिट ओपिनियन ना देना। अच्छा, डिस्क्लेमर मतलब ऑडिट ओपिनियन ना देना। आप अपना ओपिनियन कब नहीं दोगे? जब आप कंक्लूड नहीं कर पाओगे। आप कब कंक्लूड नहीं कर पाओगे? जब आपके पास ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। आपके पास ऑडिट एविडेंस नहीं है और उसका इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव है तो आप अपना ओपिनियन डिस्क्लेम करोगे। सर अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं तो फिर क्या करेंगे, ये भी बता दो जरा। अगर इसका इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं तो कौन सा ओपिनियन आएगा? सारे बच्चे फायर इन द चैट बॉक्स नाउ, जल्दी बताओ। और आप भी जल्दी से अपने रजिस्टर पे लिखो क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है? अभी चेक करेंगे क्या आंसर आएगा इसका। आज तो मजा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जल्दी बताओ यार क्या करना है इसमें अपने को। बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्वालिफाइड ओपिनियन याद हो गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मटेरियल इंपैक्ट है बट परवेसिव नहीं तो क्वालिफाइड। अब मैंने बोला मटेरियल इंपैक्ट है और परवेसिव भी है बट अपने पास ऑडिट एविडेंस नहीं है, ठीक है? अपने पास ऑडिट एविडेंस नहीं है तो हमने क्या किया? डिस्क्लेमर। अब क्या केस रह गया? सर अब एक ही केस रह गया, मटेरियल भी है, परवेसिव भी है और हमारे पास इस चीज को लेके ऑडिट एविडेंस भी है। तो अगर हमारे पास ऑडिट एविडेंस भी होगा और वो इंपैक्ट मटेरियल भी होगा और वो परवेसिव भी होगा तो हम देंगे एडवर्स ओपिनियन। क्या ये बात क्लियर है? हमारे पास ऑडिट एविडेंस है, उसका इंपैक्ट मटेरियल भी है, उसका इंपैक्ट परवेसिव भी है, तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे? तब हम देंगे एडवर्स ओपिनियन। सर ऐसा करो, इसको ना आप एक बार जल्दी से एक बॉक्स फॉर्मेट में बना के हमको समझा दो। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ये बॉक्स बना क्यों नहीं, फिर से ट्राई करेंगे। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे एक ड्रॉ करो ये इस तरह से, ठीक है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मटेरियल। तो सिंपल सी बात है, यहां पे लिख देते हैं परवेसिव, यहां लिख देते हैं नॉट परवेसिव, यहां पे मिल गया, ठीक है? एंड यहां पे मिल गया हो चाहे ना मिला हो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे क्या इंपैक्ट आएगा? यहां पे आएगा अपने पास क्वालिफाइड ओपिनियन, ठीक है? यहां पे हमारे पास क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा और यहां पे कह लो नहीं मिला और यहां पे भी परवेसिव है। ठीक है? अब बताओ, अगर सारे बच्चे अब क्विज खेलेंगे, क्विज खेलेंगे, धीरे सोच के बताना सारे बच्चे, मैं कुछ नहीं लिख रहा अभी, ठीक है? एक एक करके करेंगे, एक एक करके। इंपैक्ट मटेरियल है और परवेसिव भी है और साथ में मुझे इसका ऑडिट एविडेंस भी मिल चुका है। कौन सा ओपिनियन आएगा? जल्दी बताओ सारे बच्चे सोच समझ के। हमारे पास जो मिसस्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसका इंपैक्ट भी परवेसिव है और इसको लेके हमारे पास ऑडिट एविडेंस भी है। तो एक बात तो पक्की है कि अपने को एक ओपिनियन देना है। क्या ये बात पक्की है? हमारे पास ऑडिट एविडेंस है। देखो जहां ऑडिट एविडेंस है वहां ओपिनियन तो देना है। हाँ सर ओपिनियन देना है। इसका मतलब मैं डिस्क्लेम तो नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दूंगा या एडवर्स ओपिनियन दूंगा। क्वालिफाइड ओपिनियन कब देता हूं? जब परवेसिव नहीं होता। क्या यहां पे परवेसिव है? हाँ यहां पे परवेसिव है। तो कौन सा ओपिनियन आएगा? बिल्कुल सही बताया,
पायल, नमिता, ऐश्वर्या, क्या बात है, अनन्या, सोनल, सब एकदम सही बता रहे हैं। सर आप ना, आप तो मतलब आप ना इधर हमको बुला लो, हम बढ़ा देंगे ये चीज। मैंने कहा ठीक है 10 दिन बाद बुलाता हूं, रुको आराम से, ठीक है। एडवर्स ओपिनियन, बहुत बढ़िया। अब अगली चीज पे आते हैं, इंपैक्ट मटीरियल है। फिर से सुनना, इंपैक्ट मटीरियल है, वो तो है ही, तभी तो ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं। क्या बात है गुरु, मजा आ गया। तो मैंने कहा इंपैक्ट मटीरियल है और परवेसिव भी है। इंपैक्ट मटीरियल है और परवेसिव भी है। तो मैं एक बात बोलूं, जहां परवेसिव वाली फीलिंग आ जाए ना, क्वालिफाइड को तो भूल जाओ। ठीक है सर, क्वालिफाइड को भूल गए। अब आती है बात, ऑडिट एविडेंस है कि नहीं? नहीं है सर, ऑडिट एविडेंस नहीं है। तो ऑडिट एविडेंस नहीं है तुम्हारे पास, इंपैक्ट मटीरियल और परवेसिव है। तो ऑडिट एविडेंस ही नहीं है तो कंक्लूजन भी नहीं है, कंक्लूजन नहीं है तो रिपोर्टिंग भी नहीं होगी। तो कौन सा ओपिनियन आएगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे। सेकंड केस में फटाफट बताएंगे सारे बच्चे, जल्दी जल्दी देखते कौन बच्चा। पायल इज द फर्स्ट, बहुत बढ़िया पायल। डिस्क्लेमर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एकदम मस्त एकदम। सर अब तो ना एक ही ओपिनियन रह गया है। मैं कहा कौन सा ओपिनियन? देखो सिंपल सी बात है, जहां पे भी आ जाए ना फीलिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट की, बट वो परवेसिव नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास ऑडिट एविडेंस है या नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर फीलिंग आ जाए कि मिसस्टेटमेंट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास ऑडिट एविडेंस है या नहीं है, तो आप हमेशा ही क्वालिफाइड ओपिनियन दोगे। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? सारे बच्चे मुझे बताओ, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर? फटाफट एक्सरसाइज करके ये फायदा हुआ, कहीं ना कहीं चीजें कंक्लूड हो गई। हाँ सर चीजें कंक्लूड हो गई, आई एम मूविंग अहेड, ठीक है, आई एम मूविंग अहेड। तो इन्होंने बोला क्या, अब इन्होंने क्या बोला, देखो सिंपल सी बात है, अब आपको लाइन समझ आ जाएगी ये। अब आपको ऐसे 200 समझ आ जाएगा। हाँ सर हमको ऐसे 200 समझ आ जाएगा, हाँ हाँ समझ आ जाएगा। देखो अब क्या चलता है, इन्होंने बोला क्या, when the reasonable assurance cannot be obtained, वो बोले reasonable assurance cannot be obtained, आप सुनोगे कि audit evidence cannot be obtained। फिर से वो बोलेगा reasonable assurance cannot be obtained, हम क्या सुनेंगे सर? हम सुनेंगे audit evidence can't be obtained। तो मैंने कहा अगर आपको audit evidence नहीं मिलता तो कौन से दो ओपिनियन पॉसिबल है सर? अगर इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव नहीं है, सपोज मटेरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर इंपैक्ट मटेरियल और परवेसिव दोनों हैं तो हम देंगे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो इसने कहा रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रही, यानी ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो कौन से दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। एंड इसने एक बात और बोल दी, क्वालिफाइड ओपिनियन इज इनसफिशिएंट। ओ माय गॉड, क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशिएंट है। तो अब मेरे पास दूसरी चॉइस क्या रह गई सर? दूसरी चॉइस रह गई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की। हमारे पास दूसरी चॉइस रह गई डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की। तो इसने बोला सिंपल सी बात है, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशिएंट है, आपको ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता, फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग टू द इंटेंडेड यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऐसे रिक्वायर करता है दैट द ऑडिटर शुड डिस्क्लेम एन ओपिनियन। आपको अपना ओपिनियन डिस्क्लेम कर देना चाहिए, आपको कोई भी ओपिनियन नहीं देना चाहिए। और दूसरा ऑप्शन है आप इंगेजमेंट छोड़ के भाग जाओ। आप इंगेजमेंट छोड़ के भाग जाओ, यू विड्रॉ फ्रॉम द इंगेजमेंट वेयर द विड्रॉल इज लीगली परमिटेड। क्या ये बात समझ आ गई? हाँ सर ये बात समझ आ गई। इसको एक बार आप यहां पे भी बता दो। मैंने कहा सिंपल सी बात है, रीजनेबल अश्योरेंस जो है ना, इट कांट बी ऑब्टेन्ड। रीजनेबल अश्योरेंस कांट बी ऑब्टेन्ड, इसको आप समझ लो कि सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपने को चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा। अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता तो सिंपल सी बात है, दो ऑप्शन पॉसिबल है। क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है? तो यहां पे एक तो ऑप्शन हमारे पास पॉसिबल है डिस्क्लेमर, और एक ऑप्शन पॉसिबल है क्वालिफाइड ओपिनियन। और इसने एक बात और बोल दी कि क्वालिफाइड ओपिनियन भी इनसफिशिएंट है। अगर क्वालिफाइड इनसफिशिएंट है तो दूसरा ऑप्शन क्या रह गया सर? दूसरा ऑप्शन रह गया डिस्क्लेमर। तो डिस्क्लेमर के साथ साथ इसने कहा एक बात और, या तो आप ओपिनियन ही मत दो या आप इंगेजमेंट से विड्रॉ कर लो। विड्रॉ कब कर सकते हैं? वेयर इट इज पॉसिबल, पॉसिबल अंडर द लॉ और रेगुलेशन। लॉ और रेगुलेशन यानी जो लॉ एप्लीकेबल है, जिस लॉ के हिसाब से आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट हुए हो, अगर आप उसके हिसाब से विड्रॉ कर सकते हो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो। तो डिस्क्लेमर भी कर सकते हो, विड्रॉ भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है। मैं एक बात आपको बता देता हूं, ऑडिटर सबसे पहले यह चीज करना चाहता है। ऑडिटर सबसे पहले अपनी जान छुड़ा के भागना चाहता है। उसकी पहली प्रायोरिटी यह है कि वो विड्रॉ करके चला जाए। दूसरा ऑप्शन रहता है कि फिर वो अपना डिस्क्लेमर दे दे। डिस्क्लेमर यानी वो अपना ओपिनियन ही एक्सप्रेस ना करे। इज दिस पॉइंट क्लियर?
एक लेवल पे हमारा ऐसे 705 कवर हो चुका है, ठीक है, एक लेवल पे हमारा ऐसे 705 कवर हो चुका है। ये बातें आपने अच्छे से याद रखनी है कि कब क्वालिफाइड ओपिनियन, कब एडवर्स ओपिनियन, कब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, बिकॉज जब हम ऐसे 705 पे जाएंगे, जब हम उसकी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें पढ़ेंगे तो ये बातें आपको काफी काम आने वाली हैं। ठीक है, क्लियर? सारे बच्चे बताओ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, बहुत बढ़िया। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ऐसा फ्रेमवर्क जो हेल्प करता है इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको FRF बोलते हैं। दैट इज एक्सेप्टेबल इन व्यू ऑफ द नेचर ऑफ एंटिटी। सर एक्सेप्टेबल का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, आपकी एंटिटी कैसी हो सकती है, या तो फॉर प्रॉफिट या नॉट फॉर प्रॉफिट। जो नॉट फॉर प्रॉफिट होती है वो क्या बनाती है, वो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है, रिसीट्स पेमेंट अकाउंट बनाती है, उनका अलग ही तरीका होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का। अगर हम बात करते हैं फॉर प्रॉफिट एंटिटी की, तो वो क्या बनाती है, PNL अकाउंट बनाती है, बैलेंस शीट बनाती है, कैश फ्लो बनाती है। एंड लॉ और रेगुलेशन, लॉ और रेगुलेशन का क्या मतलब है, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है तो वो किसके हिसाब से बनाएगी सर, वो इंड AS के हिसाब से बनाएगी। कोई नॉन लिस्टेड एंटिटी है तो वो AS के हिसाब से बनाएगी। तो इन्होंने कहा जिस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं उसको हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कहते हैं। क्या सर हमको ये याद करना है? मैंने कहा नो, आपको जहां जो चीज याद करनी होगी मैं बता दूंगा, इन चीजों को बस रीड करना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आती है बात एक चीज और, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क और कंप्लायंस फ्रेमवर्क। छोटा सा पॉइंट है, आराम से बताऊंगा, समझ जाना। फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कहता है ये क्या है, ये एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है दैट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फ्रेमवर्क, कि आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से तो काम करना ही है, आपको शेड्यूल 3 के हिसाब से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने ही है। बट अगर आपको लगता है ना कि आपको कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने हैं तो भी आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कोई डिस्क्लोजर नहीं होना चाहिए क्योंकि इस डिस्क्लोजर को ना करके बेटर प्रेजेंटेशन होगी, तो वो भी आप कर सकते हो। बट दैट शुड ओनली बी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, प्लस यू शुड बी इन द कैपेसिटी टू प्रूव कि ये डिस्क्लोजर करके या ये डिस्क्लोजर ना करके कहीं ना कहीं आप फेयर प्रेजेंटेशन कर रहे हो। फेयर प्रेजेंटेशन का मतलब है ट्रू एंड फेयर पिक्चर देना कि बिजनेस कैसे चल रहा है। ये कह रहा है एक्नॉलेजेस टू अचीव फेयर प्रेजेंटेशन इट मे बी नेसेसरी टू प्रोवाइड डिस्क्लोजर्स बियॉन्ड दोज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय द फ्रेमवर्क। आप इसके ब्रैकेट में लिख लो प्लस, कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स देने हैं। अगली चीज, acknowledges explicitly that it may be necessary for the management to depart from a requirement of a framework to achieve fair presentation of financial statements. Such departures are expected to be necessary only in rare circumstances. इसके साइड में लिख लो माइनस। कहीं कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर देने पड़ सकते हैं, कहीं कुछ कम डिस्क्लोजर देने पड़ सकते हैं। क्यों देने पड़ सकते हैं? क्योंकि हमको फेयर प्रेजेंटेशन चाहिए। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? सिर्फ कॉन्सेप्चुअली इस बात को समझना है, क्योंकि कई बार हम फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात करेंगे अपनी इस पूरे ऑडिट की जर्नी में, तो आपको एक अंदाजा होना चाहिए। फेयर प्रेजेंटेशन मतलब शेड्यूल 3 तो फॉलो करना है, ये हमको पता है, बट कई जगह हम कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हैं, कई जगह हम कुछ डिस्क्लोजर कम भी देंगे तो भी चल जाएगा। पर कम डिस्क्लोजर देने वाली चीज कब होनी चाहिए? ओनली एंड ओनली इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। राइट। अब आती है बात कंप्लायंस फ्रेमवर्क। कंप्लायंस फ्रेमवर्क कहता है शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाया है, हाँ बनाया है, वेरी गुड। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, कुछ और कम करने की जरूरत नहीं, जितना कहा गया है ना उतना करो, ये कंप्लायंस फ्रेमवर्क है। तो अगर लिखता है मजे के लिए तो लिख दो जितना कहे उतना करो, सिंपल, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। इसको आप इस तरह से बोल सकते हो कंप्लायंस फ्रेमवर्क को, कि शेड्यूल 3 ने आपको बोला था ना 10 डिस्क्लोजर देने, तो 10 डिस्क्लोजर दो और आगे बढ़ो भाई। हमको नहीं चाहिए ना एक कम ना एक ज्यादा, फर्क नहीं पड़ता फेयर प्रेजेंटेशन से। बट अगर आपको लगता है प्रेजेंट फेयरली करना है, आपको ट्रू एंड फेयर पिक्चर देनी है, आपको एक ज्यादा देना है एक कम देना है, तो उसको आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क बोलोगे। ठीक है, अब आती है बात फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। ये तो आई थिंक आपको पता ही है क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट जो क्या दिखाता है? फाइनेंशियल पोजीशन। पीएनएल जो दिखाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हमारे कैश फ्लोज ड्यूरिंग द पीरियड दिखाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप सबको क्लियर है। अब बात करते हैं टीसीडब्ल्यूजी की। ये होते हैं बड़े लोग,
तो आपको ना कई बार नोट्स में दिखेगा TCWG, तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख दो TCWG। TCWG का क्या मतलब है सर? इसका मतलब है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस यानी कंपनी चलाता कौन है सर? कंपनी चलाती है कंपनी की मैनेजमेंट। उस मैनेजमेंट पे ना एक ना पार्टी है जो नजर रखती है कि ये अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं, उसको हम बोलते हैं TCWG, यानी बड़े लोग। सर बड़े लोग यानी CEO, CFO, मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम प्यार से बोलते हैं कंपनी की एग्जीक्यूटिव कमेटी। ओ हाँ, और आप इनको लॉ में, जो आप लॉ का सब्जेक्ट पढ़ोगे पेपर 4 में, उसमें आप इसको बोलते हो प्यार से की मैनेजेरियल पर्संस, KMP। इनको बोलते हैं TCWG। ये वो पर्सन है, ये वो लोग हैं विद द, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर ओवरसीइंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी, यानी किस डायरेक्शन में एंटिटी आगे बढ़ेगी। क्या इसको कोई बिजनेस एक्वायर करना चाहिए, क्या इसको एक नई प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करनी चाहिए, क्या इसको कोई बिजनेस बंद कर देना चाहिए। ऐसे बड़े डिसीजंस ये लोग अपनी मीटिंग्स में लेते हैं, एंड इनकी ऑब्लिगेशंस है रिलेटेड टू द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एंटिटी, यानी एंटिटी ठीक से काम करेगी या नहीं करेगी, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? इन्हीं लोगों की है। काम करने का काम किसका है? काम कौन करता है सर? काम मैनेजमेंट करती है, बट ये कौन देखता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं? TCWG। फिर से सारे बच्चे बताओ, काम कौन करता है सर? काम मैनेजमेंट करती है। ये कौन देखता है कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं? TCWG देखती है। ये कौन है? दीज आर दोज पर्संस, कॉर्पोरेट एंटिटीज विच लुक फॉर द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द एंटिटी। स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन यानी किस डायरेक्शन में एंटिटी को आगे बढ़ना है, एंड अल्टीमेटली एंटिटी के लिए अकाउंटेबल कौन है? मैनेजमेंट या TCWG? सारे बच्चे बताओ, हु इज अकाउंटेबल फॉर द एंटिटी, की एंटिटी काम सही कर रही है या गलत। मेन अकाउंटेबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की या TCWG की? सारे बच्चे बताएंगे मुझे, हु इज मेनली अकाउंटेबल फॉर हाउ द एंटिटी इज मूविंग? TCWG और मैनेजमेंट? सारे बच्चे बताओ मुझे, बताओ 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 बताओ। अकाउंटेबल कौन है? TCWG, राइट। अब एक बात और बताओ, एक ना ट्रिक दे रहा हूं। जब भी आप मैनेजमेंट से खफा होगे, जब भी आपको मैनेजमेंट परेशान करेगा ना ऑडिट में, आप किसके पास जाओगे? अगर आपका दोस्त परेशान करता था तो आप किसके पास जाते थे? मैं लिख नहीं पाऊंगा इसके आगे जब तक मैं 2-3 सवाल नहीं पूछ सकता। किसी ने मेरे हाथ बांध दिए हैं। अरे यार रुक जाओ ना, मैं पूछ रहा हूं, रुको। हाँ बताओ बताओ बताओ। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट आपकी बात नहीं सुन रहा तो किसके पास जाओगे? अगर आपका दोस्त नहीं सुनता था तो किसके पास जाते? सर उसके पापा मम्मी के पास जाते थे। तो मैनेजमेंट के मम्मी पापा पता है कौन है? मैनेजमेंट के मम्मी पापा TCWG है। तो जब जब आपको लगे आप ऑडिट एविडेंस मांगने जाओ और मैनेजमेंट आपको मना कर देना, तो आप बोल देना जी मैं TCWG के पास जा रहा हूं। आप TCWG के साथ कम्युनिकेशन कर लेना कि मैनेजमेंट आपको रोक रहा है, मैनेजमेंट आप पे लिमिटेशन इंपोज कर रहा है। एक बढ़िया वर्ड बताया मैंने आपको, ठीक है? आई एम बैक। मैनेजमेंट आप पे लिमिटेशन इंपोज कर रहा है, यानी मैनेजमेंट अगर आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने दे रहा तो इसको हम पता है प्यार से क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट इज इंपोजिंग लिमिटेशन ऑन द ऑडिटर, यानी मैनेजमेंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने दे रहा। सारे बच्चे मुझे बताएंगे जब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं करने देता तो कौन से 2 ओपिनियन आते? फटाफट आप मुझे बताओ अभी के अभी, ठीक है? अगर ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा और इंपैक्ट मटीरियल है तो कौन से 2 ओपिनियंस पॉसिबल है? सारे बच्चे मुझे अभी बताएंगे, अभी के अभी। अभी मतलब अभी, अभी के अभी, ठीक है? बताओ, बोलो रे बोलो प्यारे बच्चों, क्या होगा अगर ऑडिट एविडेंस ना मिले और इंपैक्ट मटेरियल हो? और मटेरियल है, मैंने परवेसिव की बात ही नहीं करी। बहुत ही बढ़िया पूजा जी, इन्होंने कहा डिस्क्लेमर भी पॉसिबल है, क्वालिफाइड भी पॉसिबल है। मैंने परवेसिव तो बोला ही नहीं, मैंने तो परवेसिव बोला ही नहीं। सब बच्चे जो जो क्वालिफाइड, अकेला क्वालिफाइड लिख रहे हैं या अकेला डिस्क्लेमर लिख रहे हैं ना, सोचो मैंने क्या बोला? ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है एंड इंपैक्ट मटेरियल है, तो क्या ऑप्शंस पॉसिबल है? क्वालिफाइड भी पॉसिबल है, डिस्क्लेमर भी पॉसिबल है, बट द इंपैक्ट इज क्या? अगर उसका इंपैक्ट परवेसिव है यानी पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है तो हम डिस्क्लेमर देंगे। बट अगर उसका इंपैक्ट मटेरियल है बट परवेसिव नहीं, छोटी मोटी एक जगह, मतलब सिर्फ ट्रेड रिसीवेबल में गलती है, तो यार क्वालिफाइड ओपिनियन दो ना। अब ऐसा तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि सिर्फ एक ही बैलेंस की वजह से आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन नहीं दोगे? ठीक है, तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? ये थोड़ी तार ऊपर नीचे हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। अब एक चीज और, एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एथिक्स के बारे में अभी हम आने वाली क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे अच्छे से, तो और चीजें समझ आएंगी। इसमें हम थोड़ी ज्ञान की बातें कर लेते हैं, तो रीड कर लेते हैं इसको, आप भी मेरे साथ रीड करो।
द ऑडिटर शैल कंप्लाई विद द रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। क्या मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए कैसा ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस। हम जब अपना काम कर रहे हैं ना, तब भी हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए, हम किसी के दबाव में आके काम नहीं करेंगे। प्लस जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, जैसा दुनिया को दिख रहा है, वो भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया को ऐसा दिख रहा है कि कोई मुझे डायरेक्शन दे रहा है, उस हिसाब से मैं काम कर रहा हूं। यानी मैनेजमेंट से डायरेक्शंस लेके मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो सिर्फ अपीयरेंस में नहीं, माइंड में भी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। आप इसको इस तरह से समझो, इंडिपेंडेंस शुड बी नॉट ओनली देयर इन द अपीयरेंस, बाहर बाहर से दिखना नहीं चाहिए कि इंडिपेंडेंट हूं, मेरे माइंड में भी मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लास्ट चीज, इंडिपेंडेंस से होगा क्या सर, इससे इनहेंस होगी ऑडिटर की एबिलिटी टू एक्ट विद इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब है सच्चाई से काम करना, सच्चाई से काम करना, यानी झूठ और फरेब से दूर रहना। कोई भी जहां पे भी आपको लगता है गलती हुई है, कहीं पे भी आपको लगता है झूठ है, तो वो आप पकड़ पाओगे अगर आप इंटीग्रिटी के साथ काम करोगे। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है सर, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब सिंपल सी मैंने बात बताई थी आपको, अनबायस्ड होना। अगर आप अनबायस्ड तरीके से काम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक ऑब्जेक्टिव ऑडिटर हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा फेवरेट टॉपिक, मेंटेन एन एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। कैसे आएगा प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, जब आप इंडिपेंडेंट होगे तब आपका प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म आएगा। तो इंडिपेंडेंस से क्या होगा सर, इंडिपेंडेंस से हमारी ऑडिट की क्वालिटी इंहेंस होगी, हम ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएंगे, हमारे अंदर इंटीग्रिटी होगी, प्लस प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ काम कर पाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिपेंडेंस क्या सिर्फ मैं अपीयरेंस से होनी चाहिए या माइंड में भी होनी चाहिए? यानी जब मैं अपना काम कर रहा हूं, क्या मुझे ऑब्जेक्टिविटी के साथ काम करना है, इंटीग्रिटी के साथ काम करना है? आंसर इज यस, इट शुड नॉट ओनली बी देयर इन द अपीयरेंस, बाहर बाहर से नहीं दिखना चाहिए कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मेरे माइंड से भी मैं इंडिपेंडेंट होना चाहिए हूं। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर ये बात समझ आई। एथिकल रिक्वायरमेंट कहती है एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। किसने बोला? ऐसे 200 ने। सर ऐसे 200 है क्या, एक बार फिर से बोलो। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसा वैसा ऑडिटर नहीं, इंडिपेंडेंट ऑडिटर, एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो देखो दो ताही तलवार है, एक चीज कहती कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या, तो मैंने कहा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस। किस चीज को लेके? कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हम ऑडिट कर रहे हैं, दीज आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, इनमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो क्या मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, क्या मैं अपना ओपिनियन दे सकता हूं कि यस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स, यानी मोटा माटी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक बने हैं। और अगर मैंने अपना ओपिनियन बना लिया है तो क्या मैं उसको जेब में डालूंगा? द आंसर इज नो। आप भी यही सोचा करो, ठीक है, जब भी मैं इस तरह से बोलता हूं जेब में डालूंगा, आप भी सोचो क्या मैं अपना ओपिनियन बना के जेब में डालूंगा? नहीं, मैं अपने रिपोर्टिंग करूंगा, मैं रिपोर्टिंग करके अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करूंगा कि वेदर मेरे अपने ओपिनियन में जो भी मेरे को लगता है ऑडिटर की फाइंडिंग है वो मैं उस हिसाब से दूंगा। एंड लास्ट चीज हमने एक चीज और बोली थी कि अगर मुझे लगता है रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिलती, अगर मुझे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं मिल रही, यानी मुझे ऑडिट एविडेंस नहीं मिल रहा, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, क्या क्या? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ओपिनियन। बट क्वालिफाइड ओपिनियन इनसफिशिएंट है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे इशारा दे रहा है कि आपको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा। बट अब आपको एक बात पता है, डिस्क्लेमर के साथ दूसरा ऑप्शन आपके पास है, टू विड्रॉ फ्रॉम द ऑडिट एंगेजमेंट वेयर एवर इट इज लीगली परमिटेड एज पर द लॉ और रेगुलेशन। जहां लीगली परमिटेड होगा हम विड्रॉ कर जाएंगे। प्रायोरिटी किसको देता है ऑडिटर? विड्रॉ करने को। क्या ये बातें क्लियर है? हाँ सर ये बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की बातें करते हैं। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बाद मैं आपको दे दूंगा ब्रेक, ठीक है? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के बाद ब्रेक लेते हैं। अब बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की, लास्ट टॉपिक बिफोर द ब्रेक। उसके बाद अब मस्त ब्रेक लो, टहल के आओ, घूम फिर के आओ, बिकॉज पॉइंट क्या है ना, अभी चल रही है रिवीजन इंटरमीडिएट की, वो भी मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा रहा हूं, बिकॉज आई वांट दीस कॉन्सेप्ट्स टू बी स्ट्रांग फॉर द नेक्स्ट ऑल क्लासेस। बात करते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की। आप घर पे लेट आए हो, ठीक है, आप घर पे लेट आए हो, और आप नहीं, आपकी जगह किसी और को नाम देते हैं, मोहन घर पे लेट आया है, ठीक है, मोहन घर पे लेट आया है, एंड लेट से उसका जनरली घर पे आने का टाइम है रात के 9 बजे, बट वो रात को 1 बजे घर पे आया है, ठीक है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कहाँ थे, तुमने तो कॉल भी नहीं किया, मैं कॉल कर रही थी तुम उठा नहीं रहे थे, तुम्हारा नेटवर्क नॉट रीचेबल जा रहा था, कहाँ थे तुम। उसकी वाइफ उस पर क्या कर रही है? सारे बच्चे मुझे बताओगे?
सारे बच्चे मुझे बताओगे उसकी वाइफ उस पर क्या कर रही है? मोहन रात को बेचारा थका हारा रात के 1 बजे आया है, पानी पिलाने की जगह उसकी वाइफ उससे पूछ रही कहां थे तुम, मैं तुमको कॉल कर रही थी, मैंने तुमको इतने सारे मैसेजेस डाले, कुछ रिप्लाई नहीं आया, फोन नॉट रीचेबल जा रहा था। सर सारे बच्चे कह रहे हैं शक कर रही है, डाउट कर रही है उसको, ठीक है, सवाल जवाब कर रही है। मैं एक बात बताऊं, उसकी वाइफ का ना क्वेश्चनिंग माइंड है, क्वेश्चन पूछे जा रही है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, परेशान कर दिया बेचारे को, इंटेरोगेट कर रही है, शक कर रही है। तो जब आप किसी पे शक करते हो ना, तो आप उससे सवाल करते हो। सवाल क्यों करते हो? ताकि आप उस शक को यकीन में बदल सको। फिर से, अगर आपको कोई चीज को शक को यकीन में बदलना है, तो आप क्या करोगे सामने वाले से? सर हम सवाल करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक क्वेश्चनिंग माइंड होना चाहिए, ठीक है सर। प्लस क्या आपको नहीं लगता उसकी वाइफ अलर्ट है? मतलब जहां उसको कुछ ऐसी कंडीशन दिखी कि कुछ गलत हो सकता है, तो शी वॉज अलर्ट टू दैट कंडीशन। एंड लास्ट चीज, और उसको एक चीज और लगा कि ऐसी कंडीशन है जहां पे कुछ पॉसिबल मिस स्टेटमेंट हो सकती है। मैंने आपको बोला ना, अब गलती नहीं होगी, अब हम बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। तो पहली बात तो शी वॉज अलर्ट कि हाँ भाई कोई पॉसिबल मिस स्टेटमेंट है, कुछ गलती हुई है। एंड जब मोहन घर पे आया तो उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया गया, उसकी क्रिटिकल असेसमेंट हुई। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। उसकी वाइफ ऑडिटर है, उसकी वाइफ ऑडिट का काम करती है, तो वो अपने हस्बैंड को भी ऑडिट कर रही है, वो देख रही है कि ये बंदा ठीक है कि नहीं। तो 3 चीजें क्या क्या हो गई? सबसे पहले तो शी वॉज अलर्ट, उसको लगा यार मेरा हस्बैंड 1 बजे के बाद आए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कहीं ये किसी प्रॉब्लम में तो नहीं, कहीं ये पार्टी शार्टी करके तो नहीं आ रहे, तो उसको वो डर लग रहा था, ठीक है। दूसरी चीज, जैसे ही हस्बैंड आए उसने उनको क्रिटिकली असेस किया। क्रिटिकली असेस करने के लिए उनसे क्या पूछे? क्वेश्चन पूछे। तो कहीं ना कहीं उनके पास क्वेश्चनिंग माइंड था। दिस इज द पावर ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। इसी को हम प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले यू आर अलर्ट टू द कंडीशन, फिर जो सामने बंदा आता है आप उसके लिए क्वेश्चनिंग माइंड बनाते हो और क्वेश्चंस पूछ पूछ के उसको क्रिटिकली असेस करते हो। इन 3 चीजों को मिला के जब ये 3 चीजें मिल जाती है तो इसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। क्या ये बात हमको याद रखनी है? हाँ ये बात आपको याद रखनी है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब है being alert to the conditions that indicate a possible misstatement। पक्की बात नहीं है कि गलती है कि नहीं, हो सकता है उसके हस्बैंड की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई हो, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, इस वजह से वो उसको अटेंड नहीं कर पा रहा था। अगेन मिस स्टेटमेंट पॉसिबल है, पक्की बात नहीं है कि मिस स्टेटमेंट है। सो एज एन ऑडिटर यू ऑल्सो जस्ट नीड टू बी अलर्ट। ऐसा नहीं है कि आप इंटेरोगेट करने बैठ जाओ, इन्वेस्टिगेट करने बैठ जाओ। एज आई टोल्ड यू, यू आर नॉट एन इन्वेस्टिगेटर, यू आर एन ऑडिटर, ठीक है। ये हमारी एक इनहेरेंट लिमिटेशन भी है, बट डोंट वरी अबाउट दैट। सो द पॉइंट इज, जहां भी पॉसिबल मिसस्टेटमेंट लगे उसके अलर्ट हो जाओ। अलर्ट होकर अपने दिमाग में क्वेश्चंस बना लो कि क्या क्या क्वेश्चन आपने मैनेजमेंट को पूछने, क्या क्या क्वेश्चन आपने टीसीडब्ल्यूजी को पूछने। क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप करो और जहां आपके क्वेश्चंस रेडी हो जाए वहां पे चीजों को क्रिटिकली असेस करना शुरू कर दो। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्लियर है? सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्लियर है? हाँ सर प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म क्लियर है। Questioning mind, being alert to circumstances which may indicate possible misstatement, and last but not the least, critical assessment of audit evidence। अब बात करते हैं किन चीजों को लेके हमको अलर्ट रहना जरूरी है। 4 चीजें। पहली चीज, अगर हमको लगता है कि हमको एक ऑडिट एविडेंस मिला है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है दूसरे ऑडिट एविडेंस को। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बैंक का बैलेंस चेक करना था, ठीक है, मुझे बैंक का बैलेंस चेक करना था। बैंक का बैलेंस मैं कैसे चेक कर सकता हूं? या तो मैं क्लाइंट को बोल सकता हूं आप अपना बैंक स्टेटमेंट मेरे को दे दो, बैंक स्टेटमेंट में बैंक का बैलेंस पता चल जाता है। तो बैंक का बैलेंस कैसे चेक हो सकता था? बैंक स्टेटमेंट से चेक हो सकता था। या फिर मैं बैंक से एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगा सकता था। या तो बैंक स्टेटमेंट हो गया या एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया। बैंक स्टेटमेंट में बैलेंस आ रहा है कुछ और एक्सटर्नल कंफर्मेशन में बैलेंस आ रहा है कुछ और। तो जब ये 2 एविडेंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है दया कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, दया कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर एक ऑडिट एविडेंस दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए तो मुझे उस चीज को लेकर अलर्ट रहना चाहिए। सेकेंड, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। अगर आपको पता चला कि मैनेजमेंट ही अनएथिकल है, सर मैनेजमेंट अनएथिकल है क्या मतलब है? मैंने एक कंपनी को ऑडिट करने गया, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं लंच पे जा ही रहा था और मैं मैनेजमेंट के एक बहुत ही सीनियर पर्सन के कैबिन के साइड से गुजरा। जैसे ही मैं उस कैबिन के साइड से गुजर रहा था ना, वो अपने जूनियर को एक बात समझा रहा था, तू ना अपने कैब्स के जो खर्चे हैं ना उनको इन्फ्लेट कर दियो, मैं अप्रूव कर दूंगा।
और जो भी पैसा उसमें तू बनाएगा उसका 50% मुझे दे दियो। मैंने कहा हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं लोग, ये तो खुद ही फ्रॉड वॉर्ड वाली बातें कर रहे हैं, कैसे कैसे लोग हैं ये। एक मैनेजर अपने जूनियर को समझा रहा है कि भाई तू अपने कैब्स के जो बिल है जो मैं तेरे को रिइंबर्स करता हूं उनको इन्फ्लेट कर दियो और उसका 50% ना मैं रख लूंगा और 50% तू रख लियो। मैंने कहा जो जहां की मैनेजमेंट ऐसी है वहां के डॉक्यूमेंट कैसे होंगे, मैं कैसे विश्वास करूंगा ये जो डॉक्यूमेंट्स मेरे को दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मुझे ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाती है which brings into question the reliability of documents and responses to inquiries, उस केस में भी मुझे क्रिटिकली अलर्ट रहना पड़ेगा। वो जो मैंने बात अपने कानों से सुन ली ना, उसने मुझे अलर्ट कर दिया। एंड अगली चीज, जब ऐसी चीजें आप सुनते हो तो कहीं ना कहीं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल्स बहुत वीक नजर आते हैं, कहीं ना कहीं कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही, तो यहां पे फ्रॉड होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और जहां फ्रॉड होगा, क्या लगता है वहां पे ऑर्डिनरी प्रोसीजर से काम हो जाएगा? सर नहीं, ऑर्डिनरी प्रोसीजर से काम नहीं होना पड़ेगा, हमको ना एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, हमको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे इन एडिशन टू दोज रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, यानी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से ज्यादा प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्या ये बात क्लियर है? हाँ सर ये बात क्लियर है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है? बीइंग अलर्ट। बीइंग अलर्ट मतलब पहली चीज कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस, दूसरी चीज जो बात मैंने सुनी, क्या बात सुनी मैंने? ऐसी इंफॉर्मेशन विच ब्रिंग इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज। जो भी मैंने मैनेजमेंट से इंक्वायरी करी, अब जो मैनेजमेंट मुझे बातें बोलेगा क्या मैं उनको सच मानूंगा? क्या लॉजिकली बताना, नहीं मानूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तीसरी चीज, जहां की मैनेजमेंट ऐसी है, क्या वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस है? हाँ सर फ्रॉड होने के चांसेस हैं। तो कंडीशंस दैट में इंडिकेट पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, एंड जहां फ्रॉड है, क्या सिर्फ फ्रॉड से काम चल जाए, सॉरी क्या सिर्फ मेरे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के प्रोसीजर से काम चल जाएगा या मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? सर आपको एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब क्या है? बीइंग अलर्ट टू, फॉर एग्जांपल, चार चीजें। पहली चीज कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस, दूसरी चीज ऐसी इंफॉर्मेशन जो ब्रिंग करती है इनटू क्वेश्चन द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड रिस्पॉन्सेज टू द इंक्वायरीज, जो भी मैं मैनेजमेंट को पोज करता हूं। क्योंकि मैनेजमेंट की ऐसी हरकत मैंने सुनी तो कहीं ना कहीं एंटिटी में क्या चल रहा है? फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड चल रहा है तो क्या ऑर्डिनरी प्रोसीजर से काम हो जाएगा? नहीं सर, ऑर्डिनरी प्रोसीजर से काम नहीं होगा, हमको एक्स्ट्रा ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्या ये चारों बातें क्लियर है? जल्दी से फटाफट आप खुद भी इसको रिवाइज कर लो, 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट सारे बच्चे बोलेंगे और चैट बॉक्स में लिखेंगे डन डनाडन डन। उसके बाद मैं आपको ब्रेक दूंगा ये 3 पॉइंट और डिस्कस करके, ठीक है? आई एम अ वेरी लालची टीचर, तो मैं आपको ये 3 चीजें और डिस्कस करूंगा एंड देन आई विल गिव यू अ किटकैट ब्रेक। थैंक यू नेस्ले फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बोलो जी बोलो। हाँ जी, किटकैट ब्रेक बनता है, किटकैट ब्रेक बनता है। देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, बट जस्ट मूव along with me, that is more important. गुड, क्या बात है, बच्चों के डन डन आने शुरू हो गए। सारे बच्चे लिखो ना जल्दी से, जो जो बच्चा सो गया अभी जाग जाओ, बिकॉज अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से क्या रिस्क रिड्यूस होती है, तो उसकी बात हम करेंगे। एंड उसके बाद मजे करो, ठीक है, पार्टी करो, ब्रेक मिलेगा, एंजॉय करो, ठीक है? डन 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 डन, बहुत बढ़िया जी। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से होता क्या है, इससे हमको फायदा क्या होगा? तो इससे आपकी ना रिस्क रिड्यूस हो जाती है। रिस्क किस चीज की? उई, ऐसे याद करो, रिस्क किस चीज की सर? रिस्क उई की, रिस्क रिड्यूस हो जाते हैं। उई का क्या मतलब है सर? उई का मतलब है ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस। जहां भी अनयूजुअल सर्कमस्टेंस है हम उनको ओवरलुक नहीं करेंगे, हम उनको ध्यान से फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, दया कुछ गड़बड़ तो नहीं, ठीक है? ये चीज देखनी है। दूसरी चीज, ओवर जनरलाइजिंग व्हेन ड्रॉइंग द कंक्लूजन फ्रॉम ऑडिट ऑब्जर्वेशन। ओवर जनरलाइज करना मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से ऑडिट एविडेंस देखा और आपको लगा कि हाँ यार सही है, सब कुछ ठीक ही होगा, यहाँ पे सब कुछ ठीक ही लग रहा है, तो ऐसे ओवर जनरलाइज मत करो। सब कुछ ठीक नहीं होगा, एक चीज ठीक है तो एक चीज में गलती भी हो सकती है, तो डोंट जनरलाइज। तो उई का क्या मतलब है सर? उई का मतलब है ओ ओ आई, ओ ओ आई। उई का क्या मतलब है? इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ उई। सर ओ का क्या मतलब है? ओवरलुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग, एंड आई का मतलब है इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस। हम इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस करने से बच जाते हैं रिगार्डिंग आवर नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ।
इवेल्युएटिंग रिजल्ट्स देयर ऑफ, यानी जब हम ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं तो क्या मिलता है सर, हमको ऑडिट एविडेंस मिलता है। जब उस ऑडिट एविडेंस को एग्जामिन करते हैं तो हमारे क्या निकलते हैं, कंक्लूजन्स। उसी कंक्लूजन की बात हो रही है। ये कह रहा है कि आप इन अप्रोप्रिएट अजम्पशंस मत बनाना रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। सर अजम्पशन, यस आई हैव टू अज्यूम, मुझे कितने ऑडिट एविडेंस इकट्ठे करने चाहिए, मुझे कितने सैंपल्स इकट्ठे करने चाहिए, दैट्स अ प्रोफेशनल जजमेंट। ये मेरी जजमेंट का मामला है। सर जैसे बोलते हैं ना, अमूल के एड में आते हैं अमूल माचो, अंदर का मामला है। तो सिंपल सी बात है, ऑडिट एविडेंस कितना कलेक्ट करना है, कितने सैंपल्स उठाने हैं, कितने डेप्थ में जाके चेकिंग करनी है, ये भी जजमेंट का मामला है। तो जब भी आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट बना रहे होगे तो आप इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस यूज नहीं करोगे। तो इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। रिजल्ट्स का क्या मतलब है, इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस। जब हम ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट करते हैं तो उस टाइम पे भी हम इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस नहीं बनाएंगे। तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से किस चीज से बचते हैं, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ उई। सर उई का क्या मतलब है, ओवर जनरलाइजिंग, ओवर लुकिंग एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द क्लास। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का क्या मतलब है, लास्ट बार डिस्कस कर लेते हैं। एटीट्यूड ऑफ तीन चीजें। वाइफ के दिमाग में क्या चला, सर सबसे पहले तो वो अलर्ट थी कि रात के 1 बजे मेरा हस्बैंड आ रहा है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अलर्ट थी टू द सर्कमस्टेंसेस व्हिच में इंडिकेट पॉसिबल मिसस्टेटमेंट। मिसस्टेटमेंट है या नहीं ये हमको नहीं पता, तो अगेन ये मिसस्टेटमेंट कैसी है, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है। दूसरी चीज, अपने दिमाग में क्या बनाए, जैसी बंदा एंटर करा उससे पानी भी नहीं पूछा, सीधा सवाल जवाब शुरू कर दिए, क्वेश्चनिंग माइंड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो वो उसने सवाल के जवाब दिए उसको उसने क्रिटिकली असेस किया, क्या इसके जवाब सही है या गलत। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। इससे क्या होता है, यू आर अलर्ट। अलर्ट किन चीजों को लेके, मैं कहा 4 चीजों को लेके। सबसे पहले याद करो, बैंक कंफर्मेशन और कौन सा एग्जांपल दिया था, सर्टिफिकेट का, कॉन्ट्राडिक्टिंग ऑडिट एविडेंस। दूसरा, मैं जब अपने क्लाइंट के पास था तो मैंने क्या चीज सुनी थी, ऐसी चीज सुनी जिससे मेरे को ब्रिंग इनटू क्वेश्चन हो गई रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड द रिस्पॉन्सेज आई गेट फ्रॉम द मैनेजमेंट। एंड जब ऐसी चीज चल रही थी तो मुझे लगा कंपनी में फ्रॉड चल रहा है, और फ्रॉड चल रहा है तो मेरे नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर से काम नहीं होगा, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ के स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग से आगे बढ़ के एक्स्ट्रा प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म से क्या होता है, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ उई। सर उई का क्या मतलब है, ओवर लुकिंग, ओवर जनरलाइजिंग एंड मेकिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशंस रिगार्डिंग द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट हाफ। सेकंड हाफ में मिलते हैं और आगे इसको बढ़ाते हैं। टाइम फॉर द ब्रेक।